नमस्कार प्यारे साथियों, नानक क्लासेज ऐप में यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्रथम श्रेणी अध्यापक परीक्षा का जो मॉडल टेस्ट सीरीज थी, उसमें जो पांचवा मॉडल टेस्ट है, वो आज हम उसकी व्याख्या करने जा रहे हैं। इससे पहले 4 हो चुके हैं। ये इससे पहले जो है पाठ्यक्रम बिल्कुल विभाजित किया गया है शेड्यूल के आधार पर, और वो हमें टेस्ट ऐप में होता है, उसके बाद में यहाँ का सॉल्यूशन होता है। तो आप भी इसका हिस्सा बन सकते हैं और आगे आने वाले टेस्ट जो हैं 6, 7, 8 इसमें जुड़ सकते हैं। उसके लिए आप हमारे टेक्निकल टीम है उसे संपर्क कर सकते हैं और उनके जो नंबर हैं वो आपको यहाँ मिलेंगे। ये देखो, यहाँ उनके नंबर ये दिए हुए हैं, यहाँ आप कर सकते हो, इस पे आप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से संपर्क कर सकते हो। तो अब हम चलते हैं पहले प्रश्न की और ये देखिए, पहला प्रश्न क्या कहता है। महात्मा गांधी को भारतीय राजनीति का बच्चा किसने कहा? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। महात्मा गांधी जी के बारे में प्रश्न है ये कि इनको राजनीति का बच्चा किसने कहा। अगर महात्मा गांधी जी की बात करें, कि इनकी जो बात करें इनकी थोड़ी सी जन्म की, तो इनका जो जन्म है आपको विदित है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ और इनके पिता का नाम जो है करमचंद था। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनकी जो माता थी उसका उनका नाम पुतलीबाई था और इनकी पत्नी कस्तूरबा बाई थी। और इनके 4 पुत्र भी थे। 4 पुत्र भी थे इनके। क्या है? इनके 4 पुत्र भी थे। और 4 पुत्रों की अगर बात करें हम नाम, तो रामलाल, 4 पुत्र या 4 लाल थे। रामलाल, देवीलाल, ठीक है, और जो है मणिलाल, मणिलाल, और एक इनके जो पुत्र थे रतनलाल। ठीक है, ये 4 इनके पुत्र थे। और पांचवा जो पुत्र है, पांचवा जो पुत्र है वो जमुनालाल बजाज थे। जमुनालाल बजाज थे। ठीक है, जमुनालाल बजाज थे। पांचवें पुत्र इनके जमुनालाल बजाज थे। यहां से तो प्रश्न नहीं आएगा, लेकिन हम बात कर रहे हैं बेसिक थोड़ा सा। जो महात्मा गांधी है वो, इनका जन्म होता है 1869 को। उसके बाद में जो है ये 1888, 1888, कब? 1888, 1888 को जो है ये बैरिस्टर की शिक्षा लेने के लिए इंग्लैंड जाते हैं। ठीक है, बैरिस्टर यानी वकील बनने के लिए। और 1891 में ये भारत लौटकर वापस आते हैं। भारत लौटकर आते हैं और भारत लौटते हैं और ये एक बैरिस्टर बनकर लौटते हैं, एक वकील बनकर लौटते हैं, बैरिस्टर बनकर लौटते हैं। ठीक है, बैरिस्टर बनकर लौटते हैं भाई। और फिर क्या है, 1894 में ये फारूक अब्दुल्ला एंड अब्दुल्ला कंपनी के पैरवी के लिए दक्षिण अफ्रीका जाते हैं। ठीक है, 1894 में दक्षिण अफ्रीका चले जाते हैं। दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी। क्या की थी? नेटाल इंडियन, नेटाल इंडियन कांग्रेस, नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कहाँ की? दक्षिण अफ्रीका। वहीं 1904 में इन्होंने डरबन में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। 1904 में क्या की? 1904 में फिनिक्स, फिनिक्स आश्रम की स्थापना भी इन्होंने क्या है वो दक्षिण अफ्रीका में डरबन में की थी। और 1910 में टोलस्टॉय आश्रम की स्थापना भी इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में की थी, 1910 ईस्वी में। ठीक है, टोलस्टॉय आश्रम की। और जोहान्सबर्ग में, कहाँ? जोहान्सबर्ग में इन्होंने की थी। ये सारी बातें हैं गांधी जी के बारे में। बहुत बड़ी लंबी कहानी है। हम प्रश्न की तरफ आते हैं, बाकी बच्ची बात बाद में करेंगे। तो इनको भारतीय राजनीति का बच्चा किसने कहा? किसने कहा? गांधी जी का जो योगदान है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जो राष्ट्रीय आंदोलन है वो 1885 से कांग्रेस की स्थापना के बाद 1947 तक चलते हैं, 3 चरणों में। 1885 से लेके 1905 तक का जो काल है, 1885 से लेके, जो 1885 से लेके 1905 तक का जो काल है वो उदारवादी काल है। कैसा काल है? उदारवादी काल है। उदारवादी है।
और 1905 से लेके 1919 तक जो काल है वो उग्रवादी, उग्रवादी यानी लाल पाल बाल आएंगे यहाँ पे, लाल पाल और बाल, ये तीनों आएंगे, उग्रवादी है। और यहां से 1919 से लेके 1947 तक का जो काल है वो है गांधी युग के नाम से जाना जाता है, गांधी युग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, गांधी युग के नाम से जाना जाता है। ये इसमें जो है गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इन्होंने जोहान्सबर्ग में टोल्स्टॉय आश्रम की स्थापना 1910 में की थी। 9 जनवरी 1915 को ये भारत लौटते हैं, 9 जनवरी 1915 को ये क्या है, भारत लौटते हैं। ठीक है, भारत लौटते हैं और अगले ही वर्ष क्या है, ये कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर लेते हैं कुछ पुस्तकों में, और कुछ कहती है कि 1915 में ही ये कांग्रेस की सदस्यता जो है वो ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, ये सारी बातें इनसे संबंधित है। प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, प्रश्न ये कह रहा है कि भारतीय राजनीति का बच्चा इनको किसने कहा था। तो वेलिंगटन ने क्या कहा, वेलिंगटन ने इनको क्या कहा, और इन्होंने तो इसको इनको ईमानदार समाजवादी नेता कहा था, ईमानदार समाजवादी नेता कहा था। किसने, वेलिंगटन ने। फ्रैंक मोरेन ने इनको क्या कहा, इन्होंने कहा अर्धनंगा फकीर, क्या, अर्धनंगा फकीर। ठीक है, अर्धनंगा फकीर, इन्होंने इनको अर्धनंगा फकीर कहा था। क्या कहा था, अर्धनंगा फकीर कहा था। ठीक है, ठीक है सर, अर्धनंगा फकीर इन्होंने कहा। विंस्टन चर्चिल ने इनको क्या कहा, चर्चिल ने इनको कहा था देशद्रोह। क्या कहा था, देशद्रोह, इनको देशद्रोह कहा था। ठीक है, चर्चा रहती है तेरे मेरे देशद्रोह की चर्चा गली गली में, तो चर्चिल ने इनको क्या कहा, देशद्रोह का। अर्धनंगा फकीर किसने कहा, फ्रैंक मोरेन ने कहा था। और ईमानदार समाजवादी नेता किसने कहा था, वो कहा था वेलिंगटन ने। तो जो भारतीय राजनीति का जो बच्चा है वो किसने कह दिया, एनी बेसेंट। किसने कहा, एनी बेसेंट ने कहा। ये महत्वपूर्ण प्रश्न था, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट दूसरा प्रश्न देखो। अब ये थोड़ी सी व्याख्या देखो इसके बारे में। महात्मा गांधी को बापू की संज्ञा सरोजिनी नायडू ने दी थी। यहां एक बात आपको ध्यान में रखनी है, अगर ऑप्शन में सरोजिनी नायडू है तो सरोजिनी नायडू भी है, और इनको जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा था। बापू की किसने कहा था, जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा था। तो दो बातें आपको ध्यान रखनी है बापू से संबंधित। बापू की संज्ञा जवाहरलाल नेहरू ने भी इनको दी थी। ठीक है, अगर ऑप्शन में ये है, दोनों हैं तो फिर पहले आप जवाहरलाल नेहरू को लगाएं। ठीक है, और राष्ट्रपिता की संज्ञा सुभाष चंद्र बोस ने इनको सिंगापुर से रेडियो के भाषण में इनको कहा था राष्ट्रपिता। क्या कहा था, राष्ट्रपिता। महत्वपूर्ण बात है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। सिंगापुर से कहा था इनको। देशद्रोही फकीर वेस्टर्न चर्चिल ने कहा, अर्धनंगा फकीर फ्रैंक मोरेस ने कहा था। इनको लेकर भी कुछ किताबें जो हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताबें, उनमें भी द्वंद्व बना हुआ है, लेकिन हमने भी इनको हिंदी ग्रंथ अकादमी में से यहाँ लिया है। तो अगर कुछ होता है तो उसके बाद वो बुकें प्रमाण के साथ में दी जाएगी। महात्मा शब्द जो है इनको रविंद्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के बाद दिया था। चंपारण सत्याग्रह जो है 1917 में होता है, 1917 में होता है। ये बिहार में एक जगह पड़ती है, और बिहार के एक जगह में क्या था कि नील की खेती को लेकर किसान परेशान थे, और उनको क्या है 3 कठिया पद्धति वहां पर अंग्रेजों द्वारा लगा दी गई थी, यानी 3/20, क्या 3/20 पद्धति वहां पर लगाई हुई थी, और 3/20 भाग पर उनको क्या करना था, नील की खेती करनी थी। तो वहां गांधी जी को बुलाया गया, राजकुमार शुक्ल के द्वारा आमंत्रित किया गया, बुलाया गया। वहां गांधी जी गए, और वहां जाने के बाद उन्होंने किसानों को 25% उनकी जो राशि थी उनको वापस दिलवाने में मदद की। तो उस समय जो है ये महात्मा शब्द जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। मलंग बाबा जो है, मलंग बाबा की जो उपाधि है इनको दी गई, वो खान अब्दुल खान गफ्फार इनके द्वारा दी गई। कबाइलियों द्वारा भी कई बार ऑप्शन में मिलता है, कबाइलियों द्वारा, कबाइलियों द्वारा। अगर सीधा आ जाए कबाइलियों द्वारा इनको क्या कहा गया, मलंग बाबा। खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा इनको क्या कहा गया, इनको कहा गया मलंग बाबा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। दूसरा प्रश्न देखो आप, दूसरा प्रश्न देखो। महात्मा गांधी को समाजवादी ईमानदार की संज्ञा किसने दी। ये प्रश्न हमने अभी किया है, जस्ट आपको पता होगा। किसने कहा समाजवादी ईमानदार, किसने कहा।
तो वेलिंगटन जो महोदय थे, अभी हम करके आए थे, वेलिंगटन महोदय ने इनको क्या कहा था, समाजवादी ईमानदार कहा था। वेस्टर्न चर्चिल ने तो इनको क्या कहा था, देशद्रोह की संज्ञा दी थी। क्या दी थी, देशद्रोह की संज्ञा किसने दी, चर्चिल ने दी। रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको क्या कहा, इनको कहा महात्मा। क्या कहा, महात्मा। ठीक है, महात्मा इनको रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। कई बार कंफ्यूज हो जाता है सर, भूल जाते हैं, महात्मा और राष्ट्रपिता में कंफ्यूज होता है। यहाँ आप राम याद रखें, राम, क्या, राम याद रखें। रविंद्रनाथ टैगोर जो है वो क्या है, इनको संज्ञा देते हैं महात्मा की, किसकी, महात्मा की संज्ञा देते हैं। जसप्रीत बुमराह, ये कुछ नहीं है, ये काफी दिनों से क्या है, रेस्ट पर चल रहे हैं, अभी कोई मैच है नहीं इसलिए इनको रेस्ट दिया गया है, ये कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये इस प्रकार था। अभी देखिए प्रश्न नंबर संख्या 3, ये थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं। आमजन को स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ने का जो श्रेय है, जो श्रेय है वो किनको है, गांधी जी को है। क्या है, जो श्रेय है वो गांधी जी को है। महात्मा गांधी जी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटते हैं और गांधी जी ने 1915 ईस्वी में कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की थी। ठीक है, 1915 में ही इन्होंने सदस्यता ग्रहण की थी। 1916 में पहली बार इनसे जो है जवाहरलाल नेहरू मिले थे, जवाहरलाल नेहरू मिले थे, जवाहरलाल नेहरू मिले थे। ठीक है, ये इनसे पहली बार मिले थे। और 1915 में ही इन्होंने क्या किया था, 1915 में ही कोचरब 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 अहमदाबाद में, अहमदाबाद में क्या किया, अहमदाबाद में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। किसकी की, सत्याग्रह आश्रम की इन्होंने क्या की थी, स्थापना की थी। सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी इन्होंने। 1915 में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी अहमदाबाद कोचरब में, लेकिन वहां प्लेग फैल गया था। क्या हो गया था, वहां प्लेग फैलने के कारण इनको ये आश्रम साबरमती के किनारे लेकर जाना पड़ा। कहां लेकर जाना पड़ा, साबरमती के किनारे लेकर जाना पड़ा। तब से वो क्या हो गया, साबरमती आश्रम हो गया। तब से क्या हो गया, साबरमती आश्रम हो गया था। चलते हैं आगे, नेक्स्ट। चंपारण किसान आंदोलन के संबंध में सत्य कथन है। तीसरा प्रश्न हमारा क्या कहता है, चंपारण किसान आंदोलन के बारे में हमें बताना है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रश्न यहां से बनता है। 1917 में हुआ, यह भी बात बहुत महत्वपूर्ण है। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ, सीधा पूछे तो। तीन कठिया पद्धति के तहत 3/20 भाग यानी 15% पर नील की खेती करना अनिवार्य था। राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को किसानों के कष्ट के मुक्ति के लिए चंपारण आमंत्रित किया। इनको बुलाया किसने, राजकुमार शुक्ल ने। किनको बुलाया, गांधी जी को राजकुमार शुक्ल ने बुलाया था। गांधी जी के प्रमुख सहयोगी महादेव देसाई, ब्रजकिशोर, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ब्रजकिशोर, अनुग्रह नारायण सिंह और राजेंद्र प्रसाद, नरहरि पारेख और जे.बी. कृपलानी, ये इनके सहयोगी थे भी। चंपारण में सीधा अगर डीपली प्रश्न पूछे तो आपसे पूछ सकता है कि चंपारण में इनके सहयोगियों में से कौन नहीं था, तो ये ध्यान में रखना आप। महादेव देसाई बहुत महत्वपूर्ण है, ब्रजकिशोर महत्वपूर्ण है, अनुग्रह नारायण सिंह महत्वपूर्ण है, राजेंद्र प्रसाद इनके साथ थे, नरहरि पारेख ने इनकी मदद की थी, जे.बी. कृपलानी ने भी इनका सहयोग किया था। ये सारे साथी हैं इनके साथ थे। ठीक है, तो ये जो है तीन कठिया पद्धति क्या होती है सर, ये थोड़ा सा देख लेते हैं अपने। तीन कठिया पद्धति है 3/20 भाग। क्या, 3/20 भाग, या कह दे 15%, यानी 15% जो है हिस्से पर आपको क्या करनी है, नील की खेती करनी है। जैसे जैसे ये आपका खेत है, आपका या हमारा खेत है, तो इसके जो ये 100% में है, पूरा 100% में है, 100% में है, तो इसका जो ये हिस्सा है 15%, आपको इसमें क्या करनी है, नील की खेती करनी है। नील की खेती करनी ही पड़ेगी, अंग्रेजों का आदेश था नील की खेती करनी। सर 3/15 का 3/20 का 15% कैसे हुआ, देखिए 20% यानी 20 किसी बच्चे के अंक आ रहे हैं, 20 अंक आ रहे हैं, 20 अंक का एक टेस्ट है। अगर वो 20 में से 20 लेके आता है, 20/20 लेके आता है, तो बच्चे ने कितना 100% रिजल्ट रखा। कितना रखा, 100%। ठीक है, अगर 20 में से 20 नहीं आ पाए, कुछ जो है उनके 10 नंबर आ गए। कितने आ गए, 10/20 आए, तो कितने परसेंट उसने नंबर ले लिए, 50% नंबर ले लिए। ठीक है, इतना भी नहीं कर सका बच्चा और उसने 5% जो है 5/20 नंबर लेके आया। कितने, 5/20 नंबर लेके आया, तो इसके जो प्रतिशत है वो कितने हो गए, 50 से आधे हो गए 25%। ठीक है, 5 बराबर 25% है, तो 1 बराबर कितना होगा, 5%। 1 बराबर कितना होगा, 5%। ठीक है, तो 3 जो हिस्से हैं बराबर कितने हो गए, 15%, यानी 3/20 है 15%। ठीक है, ये भी प्रश्न पूछ सकता है आपसे। तीन गठिया पद्धति के तहत 3/20 यानी 15% पर नील की खेती की जाती थी। ठीक है, ये इनके साथी थे। साथी कौन कौन थे ये भी देखो,
साथ ही महादेव देसाई थे, ब्रज किशोर थे, अनुग्रह नारायण सिंह, राजेंद्र प्रसाद, नरहरि पारेख, जेबी कृपलानी आदि सारे इनके साथी थे। गांधी जी के इन सहयोगियों को जुडिस ब्राउन एक जो व्यक्ति हैं अंग्रेज, इन्होंने क्या कहा, सब कॉन्ट्रैक्ट की संज्ञा दी कि ये सारे सारे क्या है, सब कॉन्ट्रैक्ट, इनका कॉन्ट्रैक्ट है जो बना हुआ है। चंपारण किसान आंदोलन में गांधी जी ने किसानों को उनकी 25% राशि है वो वापस दिला दी थी, ये भी बात हमने कर ली थी। तो ये सारे के सारे तथ्य हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इनको आप ध्यान रखेंगे। सभी कथन क्या है, बिल्कुल सत्य है। ठीक है, तीसरा प्रश्न हो गया है। नेक्स्ट, चौथा प्रश्न देखो आप। 1919 के रोलेट एक्ट को बिना वकील, बिना दलील और बिना किसी कानून दलील का कानून किसने कहा? क्या कहा? बिना वकील, यह है बिना वकील का, और बिना अपील का, और बिना दलील का कानून किसने कहा? देखिए 1919 में रोलेट एक्ट की एक घटना होती है जो बहुत ही भयंकर और हृदय विदारक घटना है, जिसे ऐसा कानून लेकर आए थे अंग्रेज जिसमें किसी की कुछ भी सुनी नहीं जाती थी। पंजाब में दो महत्वपूर्ण नेता थे, पंजाब के दो महत्वपूर्ण नेता थे, सफरुद्दीन सफरुद्दीन किचलू, सफरुद्दीन सफरुद्दीन किचलू, ठीक है, किचलू, और एक थे सत्यपाल। कौन थे? सत्यपाल, सत्यपाल। तो इन्होंने क्या किया, इनका विरोध किया, इस कानून का क्या किया, विरोध किया, इनको गिरफ्तार कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद यहाँ से जो लोग थे, किसान थे, वो इनके समर्थन में गए, समर्थन में गए। एक शांतिपूर्ण घटना चल रही थी, शांतिपूर्ण घटना चल रही थी, लेकिन वहां के जो जनरल डायर थे, जनरल डायर थे, उन्होंने क्या किया, गोली चलाने का आदेश दे दिए, गोली चलाने के आदेश, शांतिपूर्ण घटना सभा चल रही थी, उस पर गोली चलाने का आदेश दे दिए। हजारों किसान मारे गए और हजारों किसान क्या है, घायल हुए। बहुत विदारक, हृदय विदारक, दर्दनाक घटना थी। ठीक है, तो ऐसा कुछ कानून था, उसको क्या कहा, ये देखो प्रश्न हमारा क्या कहता है, क्या कहा। ठीक है, सरफराज ने इसको क्या कहा, या इन महात्मा गांधी ने कहा, या सुभाष चंद्र बोस ने, या मोतीलाल नेहरू ने इसको बिना वकील दलील का कानून किसने कहा? तो इसका उत्तर रहेगा मोतीलाल नेहरू। भारतीय जनता ने इसको क्या कहा, इस काले कानून को, रोलेट एक्ट को क्या कहा, रोलेट रोलेट एक्ट को भारतीय जनता ने क्या कहा? भारतीय जनता ने इसको काला कानून कहा। क्या कहा? काला कानून, काला कानून की संज्ञा दी। ठीक है, काले कानून की संज्ञा किसको दी गई? रोलेट एक्ट 1919 का जो नियम था, उसको भारतीय जनता ने ऐसा कहा था। रोलेट एक्ट को भारतीय जनता ने काला कानून कहकर आलोचना की। गांधी जी ने रोलेट एक्ट की आलोचना करते हुए इसके विरुद्ध सत्याग्रह करने के लिए सत्याग्रह सभा की स्थापना की। गांधी जी ने भी क्या किया था, इस रोलेट एक्ट के विरोध में, इस रोलेट एक्ट की आलोचना करते हुए सत्याग्रह आश्रम की स्थापना भी की थी। 13 अप्रैल 1919 को वैसाखी का दिन था। 13 अप्रैल 1919 का दिन युगों युगों तक याद रखा जाएगा, इतिहास में बिल्कुल ये अमर हो चुका है। अमृतसर के जलियांवाला बाग में आयोजन सभा पर अंग्रेज जनरल डायर ने बिना किसी सूचना के, चेतावनी की भीड़ पर गोली चला दी। करीब 1000 लोग मारे गए, ये तो आंकड़े हैं, इससे ज्यादा हजारों लोग मारे गए थे। लोग कहते हैं कि जान बचाने के लिए भाग भाग कर कुएं में कूद गए थे और लोगों को भागते हुए रास्ता नहीं मिला था। इतनी दर्द, 10 मिनट तक कहते हैं गोलीबारी चली थी। बहुत ही हृदय विदारक है। ठीक है, ऐसी घटना देखने के पर भी क्या है, हमारा हृदय है वो गर्वित हो उठता है। देखिए आगे, नेक्स्ट प्रश्न, जो ये प्रश्न है, गांधीज एज महात्मा नामक किताब किसने लिखी? ठीक है, ये थोड़ा सा फैक्चुअल प्रश्न है, हमें याद रखना पड़ेगा, चाहे भले ही आप कैसे भी याद रखें, रट कर भी याद रख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, समझ कर भी। लेकिन जो शाहिद अमीन है, इन्होंने क्या लिखा, इन्होंने गांधी जी एज महात्मा लिखी। ठीक है, गांधी जी एज महात्मा इन्होंने जो है बुक लिखी थी। आगे देखो, सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च व मुसोलिनी के रोम मार्च से की है। दांडी मार्च जो गांधी जी ने किया था, ठीक है, नमक के विरोध में, तो उसकी जो आलोचना है या जो प्रशंसा है वो किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने। इन दो शब्दों को आप ध्यान में रखेंगे। मुसोलिनी के रोम मार्च, ये रोम मार्च कोई मुसोलिनी का था, उससे संबंधित किया है, और ये नेपोलियन का पेरिस मार्च, यहाँ दो निकाले गए थे, उससे संबंधित है। प्रश्न संख्या 6 देखो आप, जवाहरलाल नेहरू पहली बार कांग्रेस अधिवेशन में कब भाग लिया? ये देखिए, ठीक है, कब भाग लिया। बांकीपुर अधिवेशन 29
लाहौर अधिवेशन, 36 लखनऊ अधिवेशन या फैजपुर अधिवेशन। जवाहरलाल नेहरू, इनको चाचा नेहरू कहते हैं। इनका जो जन्म है वो 14 नवंबर 1889 को हुआ था। कब? 14 नवंबर 1889 को इनका जन्म हुआ था। ये एक बड़े ही धनाढ्य परिवार के संतान थे। इनके पिता का नाम मोतीलाल नेहरू था। इनके पिता का नाम क्या था? मोतीलाल नेहरू था। ये एक बैरिस्टर थे, वकील थे, जाने माने वकील थे मोतीलाल नेहरू। और इनकी जो माता का नाम था वो था स्वरूप देवी, स्वरूप देवी, ठीक है। और जिस भवन में ये रहते थे उसका नाम था आनंद भवन। उसका नाम क्या था? आनंद भवन। यहाँ से कोई प्रश्न बनने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी बेसिक जानकारी के लिए हमने ये देखा था। तो बड़े ही धनाढ्य परिवार से जवाहरलाल नेहरू संबंध रखते थे, आनंद भवन में रहते थे। कहते हैं ये पढ़ने के लिए बाहर नहीं जाते थे, जबकि अध्यापक खुद पढ़ाने के लिए इनके घर आते थे, ऐसा भी माना जाता है। बड़े ही शौकीन परिवार से थे, बड़े ही अमीर परिवार से थे, और ये ऐसा इनका जीवन काल था। तो प्रश्न हमारा जो कह रहा है वो कह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू पहली बार कांग्रेस अधिवेशन में कब भाग लिया। यहाँ दो प्रश्न ध्यान रखने हैं आपको। जैसे दो बातें क्या रखनी है? एक तो जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार भाग कब लिया, ठीक है, कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार भाग कब लिया। एक, जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस की पहली बार अध्यक्षता कब की। दो प्रश्न ध्यान में रखने हैं। सीधा है ना, पहली बार भाग कब लिया, तो बांकीपुर अधिवेशन 1912, बांकीपुर अधिवेशन में इन्होंने भाग लिया। अगर पूछे पहली बार अध्यक्ष कब निर्मित हुए, तो 1929 लाहौर अधिवेशन, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू ने 3 अधिवेशनों की अध्यक्षता की थी। कौन कौन से? 1929 लाहौर अधिवेशन, जहां उन्होंने रावी नदी के किनारे हमारे तिरंगे को फहराया था। 1936 को लखनऊ अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की थी, जो लखनऊ में हुआ। और 1937 में इन्होंने फैजपुर अधिवेशन की जो है अध्यक्षता की थी। ये 4 बातें इनसे संबंधित थी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। ये थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। नेहरू जी का जो जन्म है वो हमने देखा ये 14 नवंबर 1889 इलाहाबाद में हुआ, जिसका वर्तमान नाम क्या है? प्रयागराज। वर्तमान नाम क्या है? इलाहाबाद का वर्तमान नाम है प्रयागराज। आप इलाहाबाद कहो या प्रयागराज कहो, एक ही बात है। एक शहर और है जिसका नाम है काशी। काशी कहो, बनारस कहो, या फिर इसको वाराणसी कहो, ठीक है। ये तीनों एक ही शहर के नाम है। काशी, बनारस, वाराणसी, ये भी तीनों एक ही शहर के नाम है। पिता इनका मोतीलाल नेहरू थे और माता स्वरूप रानी और पत्नी कमला कौल थी। नेहरू पहली बार कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष, ये देखो, अध्यक्ष 1929 लाहौर अधिवेशन में बने थे। और इस अधिवेशन में 31 दिसंबर 1929 को प्रस्ताव पारित कर पूर्ण स्वराज्य को कांग्रेस का परम ध्येय निश्चित किया गया। और 31 दिसंबर 1929 अर्धरात्रि के समय 1 जनवरी 30 को लाहौर में रावी नदी के किनारे इन्होंने क्या है? तिरंगा फहराया था। 26 जनवरी 1930 के दिन संपूर्ण देश में प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाने का भी निश्चय किया। इन्होंने कहा कि 1 जनवरी है, आज इन्होंने 1 जनवरी को रावी नदी के किनारे तिरंगे को फहरा दिया। और इन्होंने कहा कि 26 जनवरी को हम पहला स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। लेकिन तब तक भारत स्वतंत्र नहीं हो सका। और फिर जो 26 जनवरी है, इस तारीख को अमर रखने के लिए 26 जनवरी के दिन संविधान को अंगीकृत किया गया, संविधान को लागू किया गया, ठीक है। नेक्स्ट, किसने कहा, ये देखिए प्रश्न थोड़ा सा, किसने कहा कि मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है, भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा, ठीक है। कितना महत्वपूर्ण वाक्य है। जो ये वक्तव्य है, ये किसने दिया? प्रश्न क्या कह रहा है? ये किसने कहा? गांधी जी ने ऐसा कहा क्या? श्री राजगोपालचारी इनका, या फिर राजेंद्र प्रसाद ने, या फिर जवाहरलाल नेहरू ने, किसने कहा? ठीक है। तो ये जो मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है, अपने जीवन में स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा, ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। क्या कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है सर। फैक्चुअल था, हमने पढ़ लिया, याद कैसे रखें, मेन बात है कि याद कैसे रखें, ठीक है। थोड़ा सा प्रयास करते हैं, आप इसको नजर नहीं लेंगे। मध्य रात्रि के दिन क्या होता है? मध्य रात्रि को हीरे जवाहरात के लिए चोर क्या कर देते हैं? टकोर कर देते हैं। मध्य रात्रि को चोर क्या कर देते हैं? हीरे जवाहरातों की टकोर कर देते हैं। हीरे जवाहरात की क्या कर देते हैं? टकोर कर देते हैं, ठीक है। इस बात से आप जोड़कर याद रख सकते हो कि मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है, तो अपने जीवन में स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा। ये वक्तव्य किसका है? जवाहरलाल नेहरू का है। नेक्स्ट प्रश्न।
ये इसकी थोड़ी सी व्याख्या देखो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन, जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया, इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। प्रश्न संख्या 8, थोड़ा सा इधर देखो, ये ज्यादा बाहर जा रहा है स्लाइड से। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है? क्या चला गया है? हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है। गांधी जी की मृत्यु पर कहा गया है। ये किस पर कहा गया है? गांधी जी की मृत्यु पर। ठीक है सर। गांधी जी जो कि जिनका बड़ा योगदान रहा, 1915 में 9 जनवरी 1915 में वो भारत आते हैं। फिर उन्होंने कोचरब अहमदाबाद में जो सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की, वहाँ प्लेग फैल गया और फिर उसको साबरमती किनारे ले गए, फिर वो साबरमती आश्रम हो गया। 1920 में उन्होंने असहयोग आंदोलन शुरू किया, जो कि 1912 फरवरी 1922 को स्थगित कर दिया चोरा चोरी कांड के कारण। चोरा चोरी जो कांड है, वहाँ पर 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। तो ऐसी सारी ये बातें चलती रहती है, बहुत लंबा मैटर है। तो ये सारी गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? सरदार पटेल ने ऐसा कहा, राधा कृष्ण या राजेंद्र प्रसाद ने, या फिर जवाहरलाल नेहरू ने? देखिए, जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा कहा था। जवाहरलाल नेहरू इनसे अति लगाव रखते थे। जब जवाहरलाल नेहरू पहली बार प्रधानमंत्री बने, तो उस समय जो है गांधी जी ने इनकी मदद की थी। ठीक है, कहते हैं वोट पोलिंग करवाए गए, तो उसमें सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू दो जो है योग्य उम्मीदवार थे। तो ज़्यादा जो मत है वो लोगों के सरदार पटेल की तरफ आने शुरू हो गए थे। तो जवाहरलाल नेहरू ने क्या है, गांधी जी की तरफ कुछ नहीं कहा, न कुछ देखा न कुछ सुना। गांधी जी समझ गए कि जवाहरलाल नेहरू है वो पहला ही पद स्वीकार करते हैं, पहला ही पद स्वीकार करते हैं। धनाढ़े परिवार से थे ना, इसलिए। तो फिर उन्होंने एक पर्ची है जो अटल बिहारी जो सरदार पटेल के पास भेजी, और सरदार पटेल भी समझ गए कि जवाहरलाल नेहरू पहला पद चाहते। तो उस समय इन्होंने इनकी मदद की थी। तो गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है? हमारे जीवन से क्या चला गया है? प्रकाश चला गया है। जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए आप। 1916 लखनऊ अधिवेशन में नेहरू जी ने गांधी जी से पहली बार मिले और वह उनके व्यक्तित्व से प्रभावित हो गए। ठीक, 1916 में जो है जवाहरलाल नेहरू है वो पहली बार मिले थे और ये है इनसे प्रभावित हो गए थे। दिसंबर 1921 में पहली बार जेल गए। नेहरू जी ने 9 बार जेल की यात्रा की, जिसका सामूहिक जो है सामूहिक थोड़ा सा बीच में व्यवधान हो गया है, कोई बात नहीं, आप देखिए। ये था प्रश्न, ठीक है? नहीं, ये नहीं था। हाँ, ये था, प्रकाश चला गया है। ठीक है, तो प्रकाश चला गया, स्लाइड से प्रश्न भी चला गया साथ में। अब दोबारा आ गया है लौटकर, तो देखो आप, किसने कहा था? ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ठीक है सर, चलिए आगे इसकी व्याख्या देखो। 16 में ये सब कुछ हुआ। 21 में पहली बार जेल गए नेहरू जी ने, 9 बार जेल की यात्रा की थी। कुल दिन अगर पूछे तो ये दिया हुआ है भाई, एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ रखने का प्रयास किया है कि ये जो 3259 दिन है वो इन्होंने जेल में गुजारे थे। और इन्होंने एक आत्मकथा लिखी थी अल्मोड़ा जेल से। अल्मोड़ा जेल से एक आत्मकथा लिखी, आत्मकथा लिखी थी। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने एक आत्मकथा लिखी, एन ऑटोबायोग्राफी। एन ऑटोबायोग्राफी, ठीक है, एन ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, आप हिंदी में लिख दो, एन ऑटोबायोग्राफी, एन ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, ये इन्होंने जो है अल्मोड़ा जेल से लिखी थी। ठीक है, एक और इन्होंने लिखी थी अहमदाबाद जेल से। अहमदाबाद जेल से, अहमदाबाद जेल से भी एक पुस्तक लिखी थी इन्होंने, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। कौन सी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये भी इन्होंने एक पुस्तक है जो अहमदाबाद जेल से लिखी थी। 2 जेल से इन्होंने 2 पुस्तकें लिखी थी। एक तो इन्होंने एन ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा लिखी अल्मोड़ा जेल से, और एक अहमदाबाद जेल से इन्होंने लिखी थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट। मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूं और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। ये वक्तव्य संबंधित है
किससे संबंधित है ये बताओ आप, कि मैं क्या हूं, एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूं और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। ये वक्तव्य संबंधित है, किससे संबंधित है बताइए आप। ठीक है, अगर आपने सिलेबस पढ़ा है तो आप समझ गए होंगे ये प्रश्न जवाहरलाल नेहरू से है। किससे है? जवाहरलाल नेहरू से है, क्योंकि आपके प्रश्न बनाने का जो टॉपिक था वो भी जवाहरलाल नेहरू था। ये वक्तव्य भी ध्यान में रखना, अभी भी पीछे जवाहरलाल नेहरू का एक जो स्पीच था वो एलडीसी के एग्जाम में पूछा गया था, इसलिए इनसे संबंधित वक्तव्य पूछते हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण थे ना, प्रथम प्रधानमंत्री थे, इसलिए इनसे पूछते हैं। ये कहते हैं मैं एक समाजवादी और एक गणतंत्रवादी हूँ, मुझे राजाओं और राजकुमारों में बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, किसी पर भी विश्वास नहीं है। ये कौन कह रहे हैं? जवाहरलाल नेहरू। तो देखो याद कैसे करें सर, समस्या यहाँ आ रही है। देखो विश्वास किस पर कब क्यों नहीं किया जाता, देखिए आप, राजकुमार हो चाहे कोई भी हो, हीरे जवाहरात के लिए किसी पर क्या है, विश्वास नहीं किया जा सकता। तो हीरे जवाहरात की बात आए, विश्वास की बात आए, तो वहां जवाहरलाल नेहरू। चलो नेक्स्ट प्रश्न। डिस्कवरी ऑफ इंडिया 1944 में उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है, और सोवियत रशिया भी उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। ये दो पुस्तकें प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न, ये काफी बड़ा प्रश्न आया है, देखिए बिजोलिया किसान आंदोलन से है। ठीक है, इसको समझते हैं, बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित है। बिजोलिया किसान आंदोलन की अगर बात करें तो 1894 से लेकर 1941 तक ये जो बिजोलिया किसान आंदोलन की पृष्ठभूमि चलती है। ठीक है, 1894 में गोविंद सिंह के मृत्यु के बाद बिजोलिया जो ठिकाना था वहां पर जो वहां के जागीरदार थे वो रुष्ट हो गए थे, और 1897 से लेकर 1941 तक जो बिजोलिया किसान आंदोलन है वो सबसे लंबा किसान आंदोलन चला, और एकमात्र ऐसा किसान आंदोलन जो अहिंसक प्रवृत्ति पर था, यानी किसी की भी मृत्यु नहीं हुई। ठीक है, तो 1897 से लेकर 1915 तक पहला चरण चला, 1916 से लेकर 1929 तक दूसरा चरण चला, और 1929 से लेकर 1941 तक तीसरा चरण चला। 3 चरणों में चला था। दूसरे चरण की अध्यक्षता है वो जो है अपने आपके विजय सिंह पथिक ने की थी 1516 में। देखिए थोड़ा सा पढ़ते हैं सर, बड़ा प्रश्न है, आराम से पढ़ते हैं। बिजोलिया आंदोलन के 3 चरण माने जाते हैं। कितने माने जाते हैं? 3 चरण माने जाते हैं। ठीक है सर, 3 चरण। 1897 से 1915 द्वितीय है, 16 से 28 या 29 दोनों ही मिलेंगे, 29 से 41 तीसरा चरण है। भारत में संगठित कृषक आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय मेवाड़ के ठिकाने बिजोलिया को है। यहीं से शुरू होता है, बिजोलिया से ही शुरू होता है। अशोक परमार जो कि भरतपुर के थे, ऊपरमाल की जागीर महाराणा सांगा से प्राप्त हुई थी। ये थे भरतपुर के, लेकिन सहायता की थी इनकी, इसलिए ऊपरमाल की जागीर इनको राणा सांगा ने दी थी। ऊपरमाल कहाँ है? यहाँ आपके भीलवाड़ा में। बिजोलिया आंदोलन का दूसरी बार प्रारंभ होने का कारण चमरीकर था। चमरीकर क्या है? चमरीकर जो है वो 1903 में एक कृष्णराव शासक थे, कृष्णराव 1903 में कृष्णराव जो शासक थे उन्होंने चमरीकर लगा दिया था, यानी पुत्री के विवाह पर 5 रुपए या 13 रुपए, कुछ पुस्तकें 5 रुपए बताती है, कुछ 13 रुपए बताती है, दोनों ध्यान में रखने हैं। तो 5 रुपए या 13 रुपए पुत्री के विवाह पर कर लगा दिया था, उसको लेकर यानी चवरी कर लगा दिया था कि कहीं भी कोई चवरी अगर होगी ये इतना आपको देना होगा, कर देना होगा। तो कहते हैं 1903 से लेकर 1915 तक किसी की कोई चमरी नहीं हुई। ठीक है, 1916 में ईस्वी में विजय सिंह पथिक ने साधु सीताराम दास के आग्रह पर किसान आंदोलन की बागडोर संभाली। पथिक के निर्देशन में 1917 में किसानों ने साधु सीताराम दास की अध्यक्षता में हरियाली अमावस्या के दिन बेरीसाल गांव, कौन सा गांव? बेरीसाल गांव में ऊपरमाल बोर्ड की स्थापना की थी, जिसको किसान पंचायत बोर्ड की भी कहते हैं, और मन्ना पटेल को इसका सरपंच रखा गया। प्रश्न क्या है, पूरा टॉपिक ही ऐसा मान के चलो आपके सामने है। ठीक है, एक ही प्रश्न में लगभग आपका बिजोलिया किसान आंदोलन को समेटने का प्रयास किया गया है। ठीक है, महत्वपूर्ण बातें हैं, थोड़ा दोबारा देख लो। 3 चरण है, 3 चरण है इसके। कितने चरण है? 3 चरण है, और इसका जो बिजोलिया ठिकाने को है ये ऊपरमाल जागीर महाराणा सांगा से मिली थी। दूसरी बार प्रारंभ होने का कारण चमरीकर था। दूसरी बार शुरू कब होता है? 1916 से। और 1917 में महत्वपूर्ण बात देखो आप क्या है, किसान पंचायत बोर्ड की स्थापना की जाती है, जिसको ऊपरमाल पंच बोर्ड भी कहा जाता है, और इसका जो सरपंच है वो किसको बनाया गया? मन्ना पटेल को बनाया गया। पूछा जा सकता है सरपंच किसको बनाया गया? मन्ना पटेल को बनाया जाता है। एक बार प्रश्न बना कि ये ऊपरमाल पंच बोर्ड किस गांव में हुआ था, तो बेरीसाल गांव। कौन सा साल? बेरीसाल गांव। सारे कथन बिल्कुल क्या है? सत्य है। सारे कथन क्या है? सत्य है। नेक्स्ट देखो,
इस बिजोलिया किसान आंदोलन के संबंध में विचार कीजिए। दोबारा देखिए आप, 2 ही प्रश्नों में सारा बिजोलिया किसान पूरा होने का पूरा प्रयास किया गया है। 1894 ईस्वी में राव गोविंदराव, कौन? राव गोविंदराव के मृत्यु के उपरांत ठिकाने की जागीरदार में कटुता आ गई थी। कटौती नहीं, कटुता आ गई थी। क्या आ गई थी? कटुता आ गई थी। उसके परिणाम में बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ। ठीक है भाई। 1903 में बिजोलिया के राव कृष्ण सिंह थे, चौरी कर लगा दिया, 5 रुपए 13 रुपए दोनों में ही ध्यान रखने हैं। 1906 में पृथ्वी सिंह ने तलवार बंधाई यानी गद्दी नसीनी का उत्तराधिकार शुल्क लगाया था। 1906 में जो है पृथ्वी सिंह जो गद्दी पर बैठे, उन्होंने कहा भी गद्दी पर मैं तभी बैठूंगा जब आप मेरे को गद्दी नसीनी का उत्तराधिकारी शुल्क दोगे। ठीक है, ये लगा दिया किसानों पर। एक पत्र था, समाचार पत्र प्रताप। प्रताप समाचार पत्र ने बिजोलिया किसान आंदोलन को देश भर में चर्चित बना दिया। बहुत ज्यादा इसको चर्चित में कौन ले गया? प्रताप। 1919 ईस्वी में बिंदुलाल भट्टाचार्य की अध्यक्षता में एक जांच आयोग की गठन किया गया। ठाकुर अमर सिंह एवं ए फजल अली इस आयोग के अध्यक्ष थे। क्या थे? ए फजल अली इसमें अध्यक्ष थे। सर ये ठीक हो गया। 1920 ईस्वी में मेवाड़ के महाराणा ने दूसरा जांच आयोग गठित किया। इसमें ठाकुर राज सिंह बेदला, तख्त सिंह मेहता और रमाकांत मालवीय इस आयोग के अध्यक्ष थे। ठीक है सर, बड़ा जटिल प्रश्न है, थोड़ा सा ध्यान से देखो। 2 आयोग बनते हैं। बिंदुलाल भट्टाचार्य कब बनता है? 1919 में। ध्यान में रखना है, 1919 में बिंदुलाल भट्टाचार्य। याद कैसे रखे? 1919 एक जैसे हैं दोनों। 19 याद करने के लिए दोनों में बिंदु लगा देता हूं मैं। ठीक है, 2 19 दोनों में मैंने क्या लगाया? बिंदु। बिंदु हमारा रहेगा अमर। क्या रहेगा? अमर रहेगा। ठीक है, और आपको फजल नहीं होना है, पजल नहीं होना है, किसी प्रकार का पजल नहीं होना है, पजल नहीं होना है। 1919 में मैंने बिंदु लगा दिया, बिंदु अमर रहेगा और आपको पजल नहीं होना है। चारों बातें आ गई। बिंदुलाल भट्टाचार्य कब? 1919 को। किसके अध्यक्षता में? बिंदुलाल भट्टाचार्य के। सदस्य अमर सिंह, दूसरा सदस्य फजल अली। ठीक है, सारी बातें। दूसरा जो 1920 में हुआ, दूसरा जांच आयोग है, इसमें ठाकुर राज सिंह, तख्त सिंह और रमाकांत मालवीय। ठीक है, तो राज सिंह, तख्त सिंह और रमाकांत मालवीय ये 3 सदस्य हैं। ये भी सारे, कोई भी कथन असत्य नहीं है, सारे के सारे सत्य क्या है? कथन क्या है? सत्य है। ठीक है, दोनों बड़े प्रश्न थे, थोड़ा टाइम ज्यादा लगा है। चलिए नेक्स्ट, ये देखिए प्रश्न संख्या 12। सुरजी भगत, कौन से भगत? सुरजी भगत राजस्थान की किस जनजाति के धार्मिक सामाजिक सुधारवादी नेता है? ठीक है जी, सीधा सा ये फैक्चुअल प्रश्न है, आपको याद रखना है। ये कुछ इतिहास के ऐसे प्रश्न होते हैं, वन लाइनर होते हैं, इनको हमें याद ही रखना होता है। ठीक है, अब सीधा सा संबंध है, सुरजी भगत किससे संबंधित है? तो सुरजी जो भगत हैं वो भील से संबंधित है। किससे संबंधित है? भील से। ये देखिए शोभालाल जी आगे हैं। कौन से आगे हैं? शोभा जी। शोभालाल गुप्ता द्वारा किस स्थान पर हरिजन एवं भीलों के विकास हेतु एक आश्रम की स्थापना की गई? ठीक है, बांसवाड़ा में, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, सांगवाड़ा में। शोभालाल जी गुप्ता के द्वारा जो हरिजन एवं भीलों से संबंधित आश्रम बनाया गया था, विकास से संबंधित, वो था सांगवाड़ा। कहाँ? सांगवाड़ा। ठीक है सर, शोभालाल से सांगवाड़ा याद रख सकते हो जोड़कर अपने स्तर पर। नेक्स्ट, ये देखिए आप, प्रश्न संख्या 14। अंजुमन खादिम उल इस्लाम नामक संस्था की स्थापना की गई। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया, एग्जाम में आता रहता है। आदि सा हो गया ये प्रश्न लगभग। अंजुमन खादिम उल इस्लाम नामक पुस्तक जो संस्था है वो स्थापना की थी मोहम्मद हादी ने, मोहम्मद रजाक ने, अल्लाह यार ने या अमीन खान ने। ठीक है, अमीन खान की तो पुस्तक हमने देखी थी ना, गांधी जी वाली, वो है। जबकि इसका उत्तर क्या रहेगा? इसका उत्तर रहने वाला है मोहम्मद हादी। हादी मतलब हादी है, पर्सन भी आदि हो गया, पर्सन भी हर एग्जाम में आने का आदि हो गया, क्योंकि इसके संस्थापक मोहम्मद हादी थे। ठीक है, चलिए सर आगे नेक्स्ट। कुंदन सिक्कर हत्याकांड कब हुआ? एक्चुअल प्रश्न है, कुछ प्रश्न ऐसे भी लिए गए हैं। देखिए मेरा टारगेट ये रहता है टेस्ट सीरीज में 2 प्रकार के प्रश्न बनाने के। 5-7 प्रश्न फैक्चुअल होते हैं, सीधे रटने पर आधारित होते हैं। 4-5 प्रश्न अपने व्याख्या वाले बनाते, काफी लंबे चौड़े, 6-6, 7-7 उनके ऑप्शन डालकर, ताकि आपका टॉपिक कवर हो। ठीक है, दोनों मिश्रण मिलते हैं। कई बार समय की अपर्याप्तता के कारण जो है वो माइनर मिस्टेक हो जाती है, उसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी है। कुंदन सीकर हत्याकांड कब हुआ? ये बताओ आप, कब हुआ? एक्चुअल प्रश्न है, आपको पता है कब हुआ?
पुस्तकों में लिखा हुआ है। 25 अप्रैल 1935, 13 मार्च 1925, 30 मार्च 30 या 25 मार्च 1925। ठीक है, तो इसकी तारीख याद रखनी है। क्या रखनी है? तारीख याद रखनी है। कौन सी तारीख याद रखें सर? 25 अप्रैल 1935। क्या रखें? 25 अप्रैल 1935 याद रखना है। आपको याद रखना है 25, ठीक है, 4-35, 25-4-35। ठीक है, कुंदन सीकर में। आगे चलते हैं। 25 अप्रैल 1935 को कुंदन गांव सीकर में एक महिला थी। महिला बहुत महत्वपूर्ण है। कौन सी महिला? दापी देवी ने अंग्रेज अधिकार कैप्टन वेब को कर देने से मना कर दिया, जिसे कैप्टन वेब के कहने पर सिपाही गोली चला देते हैं, और जिसमें किसान थे तुलसी जी, चेतराम जी, टीकूराम जी और आसाराम जी। ये भाई 4 किसान हैं, आपको ध्यान में रखने। क्या रखने हैं? ध्यान में रखने। कौन कौन से? तुलसीराम जी, चेतराम जी और टीकूराम जी और आसाराम जी। ठीक है, आसाराम जी भी आप याद रख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। टीकूराम जी और चेतराम जी, तुलसीराम जी, ये 4 किसान जो है शहीद होते हैं। किसके नेतृत्व में? धापी देवी के नेतृत्व में। कहाँ? कुंदन गांव में। कब? 25 अप्रैल 1935 को। आगे चलते हैं। गलियाकोट का उर्स शाहिद फखरुद्दीन बोहरा उर्स कहाँ लगता है? ठीक है, कहाँ लगता है? गलियाकोट उर्स शाहिद। आप ये देख के चलना कि जहां बेणेश्वर का मेला लगता है वहीं गलियाकोट वाला लगता है। बेणेश्वर का कहाँ लगता है? वहीं डूंगरपुर में। ठीक है, तो ये इसका उत्तर रहेगा डूंगरपुर। क्या मैंने थोड़ा सा जोड़ने का प्रयास किया है कि दोनों एक ही जिले में लगते हैं, बेणेश्वर और आपका गलियाकोट उर्स, या इसको ही शाहिद फखरुद्दीन बोहरा उर्स भी कह देते हैं। दोनों नाम ले लिए हैं। आगे देखो, ये देखो प्रश्न, लालिया कालिया का मेला कहाँ प्रसिद्ध है? कहाँ का प्रसिद्ध है लालिया कालिया? इसमें इसको कई बार लालिया कालिया भी लिखते हैं। लालिया और कालिया ऐसे भी लिखा जाता है, कालिया। ठीक है, ऐसा भी मिलता है, तो लालिया कालिया भी कई बार आ जाता है। अनूपगढ़, अनूपगढ़ में ऐसा कोई नहीं है। हाजूवाला, यहाँ भी ऐसा कोई नहीं है। अजमेर और कोटा, तो इसका जो उत्तर रहने वाला है ये है वो आपका अजमेर। ये लगता है भाई अजमेर में। कहते हैं 350 वर्ष पुराना है ये। कितना? 350 वर्ष पुराना है। और इसमें जो लालिया है वो वराह का संकेत है। क्या? जो लालिया का रूप धारण करते हैं वो वराह का संकेतिक रूप है। ठीक है, और कालिया है वो क्या है? राक्षस का रूप है। ठीक है, तो लालिया कालिया दोनों है वो अजमेर में। नेक्स्ट, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को बाबू महाराज का मेला कहाँ बढ़ता है? बाबू महाराज जी है वो कहाँ है? बाबू महाराज का जो मेला है वो कहाँ बढ़ता है? जैसलमेर में। जैसलमेर में नहीं रह सकते भी बाबू जी महाराज, क्योंकि बाबू है, इसलिए जैसलमेर में नहीं आएंगे। ठीक है, इसको हटा देते हैं। फलोदी जैसलमेर एक ही बात है, यहाँ नहीं लगेगा। कोटा में यहाँ इनका मेला नहीं लगता है। तो जो बाबू महाराज है ना वो भरतपुर में भी नहीं लगता और कोटा में नहीं। चारों ऑप्शन भी कहीं नहीं लगता। क्या है? चारों ऑप्शन भी इसमें थोड़े से रॉन्ग है। जो बाबू महाराज का मेला है ना वो कहाँ लगता है? वो धौलपुर में लगता है। कहाँ लगता है? धौलपुर। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। ऐसा भी होता है कई बार ऑप्शन में ऐसा भी बनाना पड़ता है, आप सक्रिय रहें इसलिए। चले आगे, नेक्स्ट प्रश्न, समग्र शिक्षा अभियान। ये देखो, अब राजस्थान हिस्ट्री से संबंधित और इंडियन हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न हो चुके हैं। अब जो है प्रश्न मैनेजमेंट के शुरू हो चुके हैं। समग्र शिक्षा अभियान में निम्न में से किसी को शामिल, किसको, क्या आएगा इसमें? किसको शामिल? इसको शामिल नहीं किया गया है। क्या है? नहीं किया गया, यानी इसमें से 3 तो शामिल है और 1 शामिल नहीं है। एसएससी क्या है सर? एसएससी का मतलब है सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान कब चला सर? ये चला 16 नवंबर 2000 को। 16 नवंबर 2000 को प्राइमरी का तक का था, 1 से 8 प्रारंभिक शिक्षा जो होती है उससे लेके इसको चलाया गया था। रमसा क्या है? रमसा है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। ठीक है, सारी बातें लिखूंगा, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। मैं आपसे लिखने के मामले में थोड़ा सा संकोच बरता हूँ, इसलिए थोड़ा टाइम देखिए। आप समझिए, आपके राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान यही समझ लो आप। ये क्या है? टीचिंग एजुकेशन। ठीक है, ये कब चला? ये 2009 को चला। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान कब चला? 9 को। सर्व शिक्षा अभियान कब चला? 2000 को। ठीक है, अब इन तीनों को मिलाकर
एक समग्र अभियान चला दिया। क्या चला दिया? समग्र शिक्षा अभियान चला दिया 2018 में। 2018 में सारी बातें समझ में आ रही है ना? देखिए पहले सर्व शिक्षा अभियान था 16 नवंबर 2000 को, फिर राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान 2009 वाला चला, फिर टीचिंग एजुकेशन ये भी बीच में एक प्रोग्राम था। इन तीनों को मिलाकर 2018 में समग्र शिक्षा अभियान चला दिया गया। और इस समग्र अभियान शिक्षा का 20 जो नया है, 20 जो नया कार्यक्रम चला वो 2021 से लेकर 2026 तक चलेगा। क्या है? आपसे पूछ ले समग्र शिक्षा 20 कब से कब तक है, तो 2021 से लेके 26 तक है। ठीक है, इसका उत्तर RCJ, ये कुछ नहीं है, मैंने अपनी तरफ से लिखा था। ठीक है, तो इसका उत्तर ये RCJ होगा। आगे देखो, समसा के बारे में सत्य कथन क्या है। देखिए थोड़ा सा आप यहाँ कॉम्प्रोमाइजन कीजिए। आप प्रश्न ये है, समसा के बारे में सत्य कथन है। ठीक है, समसा के बारे में सत्य कथन है। अब समसा क्या है इसको आपको समझना है। ऑप्शन आपको यहाँ मिलेंगे, ऑप्शन आपको यहाँ मिलेंगे। ये देखो समसा क्या है, मैं लिख देता हूँ, थोड़ा सा रुको आप। प्रश्न किसके बारे में है? समसा के बारे में। अब समसा है क्या? ये है समसा। समसा है क्या? ये है सर्व शिक्षा जो है, ये है आपके समग्र शिक्षा। इसकी फुल फॉर्म ये है जो है समग्र शिक्षा, समग्र शिक्षा अभियान। ठीक है, ये है आपका प्रश्न। समसा के बारे में बताना है, समग्र शिक्षा अभियान के बारे में बताना है। बच्चों का बहुमुखी विकास इस कार्यक्रम मुख्य लक्ष्य था। समग्र शिक्षा स्कीम प्री स्कूल से 12वीं तक की स्कूल शिक्षा के पहलुओं को सम्मानित करते हुए प्रारंभ की गई एकीकृत योजना है। यह योजना संपूर्ण स्कूल शिक्षा को एक निरंतर में मानती है तथा यह निर्धारित सतत विकास SDG 4 के अनुसार है। और यह योजना नई शिक्षा नीति 2020 की सिफारिश के साथ समन्वित कूट से सत्य कथन की पहचान करती है। ये है समसा जो चलाया गया वो 2018 को चलाया गया। कब? 2018 को चलाया गया। समसा मैंने बात की, इसमें SSA है, इसमें SSA है, सर्व शिक्षा अभियान है, जो कब चला था? 2000 को चला था। ठीक है, 16 नवंबर 2000 को चला था। इसमें जो है इसमें रमसा भी है, रमसा भी है। रमसा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान 2009 जो चला था, ये भी इसमें है, ये भी इसमें शामिल है। और जो टीचिंग एजुकेशन TE ये भी इसमें है, इसमें समग्र शिक्षा अभियान में तीनों है। ठीक है, चला कब? 2018 में। नया रूप इसका कब आया? 2021 में। समसा 20, समसा 20 कब आया? तो ये आया 2021 को। कब? 2021 को। चलेगा कब तक? 2026 तक, 2026 तक। ठीक है, ये सारी बातें, तो सारी बातें क्या है? बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट, समग्र शिक्षा अभियान किस वर्ष प्रारंभ किया गया? ठीक है, ये देखिए भाई, समग्र शिक्षा अभियान, इसमें प्रश्न में थोड़ा सा आपको थोड़ा संशोधन करना पड़ेगा। क्या है? समग्र नहीं है, यहाँ आपको सर्व शिक्षा, क्या सर्व शिक्षा समझे इसको, सर्व शिक्षा पढ़े। आपका प्रश्न गलत हुआ है तो भी आप घबराइएगा नहीं, इसके पूरे अंक आपको दे दिए जाएंगे। सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 16 नवंबर 2000 को, 11 नवंबर 78 को, 11 सितंबर 93 को, या 2015 को? देखिए 2015 में तो SIQE शुरू हुआ था। क्या शुरू हुआ था? SIQE, SIQE ये क्या होता है सर? ये होता है स्टेट इनिशिएटिव क्वालिटी एजुकेशन, स्टेट इनिशिएटिव क्वालिटी एजुकेशन। ये 2015 में चला था। 11 सितंबर 1993 को जो स्वामी विवेकानंद थे, SV स्वामी विवेकानंद शिकागो गए थे और धर्म प्रचारक में उन्होंने भाषण दिया था, 11 सितंबर 1993 को। 11 नवंबर 1978 को जो है वो RCERT की स्थापना हुई थी, राजस्थान काउंसिल एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग। इसकी स्थापना हुई 11 नवंबर 1978 को। 11 सितंबर 1993 को स्वामी विवेकानंद शिकागो गए थे, धर्म प्रचार का प्रसारण किया था। और 2015 में SIQE की स्थापना हुई थी। SIQE क्या है? स्टेट इनिशिएटिव क्वालिटी एजुकेशन है, और ये राजस्थान काउंसिल एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग है। सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष प्रारंभ हुआ? हमारा प्रश्न ये है, तो इसका उत्तर है 16 नवंबर 2000 को। चलिए आगे नेक्स्ट। सर्व शिक्षा अभियान 16 नवंबर 2000 से संचालित किया जाता है, और जिसका उद्देश्य संपूर्ण देश में सार्वभौमिक शिक्षा जो है रहता है। ठीक है, सार्व शिक्षा यानी यूनिवर्सल,
यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन यूईई उपलब्ध करवाना था। नेक्स्ट चलते हैं, ये मैनेजमेंट के प्रश्न चल रहे हैं भाई, ठीक है, आपको विदित करा दें, ये मैनेजमेंट के प्रश्न हैं। ये देखो, समग्र शिक्षा अभियान के नए संस्करण की समयावधि कब से मानी गई है? अभी हमने बात की थी, समग्र शिक्षा अभियान चला कब? 2018 को। किस किस को मिलाकर? जो समग्र शिक्षा 2018 को चला था, एसएसओ को मिलाकर चला था और रमसा को मिला के चला था। तो इसकी जो नई शुरुआत है वो 2021 से लेके 2026 तक है। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट। ये देखिए आप, केंद्र सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान नई फ्लैगशिप योजना है, 20 है, और ये जो है 1 अप्रैल 21 से 31 मार्च 2026 तक के लिए लागू की गई है। समग्र शिक्षा अभियान जो है समसा का राज्य स्तर पर सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? तो वो होता है राज्य परियोजना निदेशक, राज्य परियोजना निदेशक। इसको भी हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट प्रश्न देखो आप, प्रश्न संख्या 23। देखिए काफी प्रश्न होते हैं लंबे, हम ज्यादा प्रश्न से हटकर जा नहीं सकते, टाइम फिर ज्यादा आपको पता है लग जाता है, इसलिए पॉइंट टू पॉइंट चलना ठीक रहेगा। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रारंभिक, थोड़ा सा इसको देखो, प्रारंभिक शिक्षा यानी एलिमेंट्री एजुकेशन, कौन सी? एलिमेंट्री एजुकेशन में किस कक्षा से किस कक्षा तक की शिक्षा सम्मिलित की गई है? प्रारंभिक शिक्षा में सीधा सा पूछा है भी, प्रारंभिक शिक्षा में कौन सी कक्षा आती है? तो इसमें 1 से 8 तक की जो कक्षाएं हैं वो प्रारंभिक शिक्षा में आती है। ठीक है, 4 नंबर। नेक्स्ट प्रश्न, ये देखो, ये क्या है? व्याख्या देखो आप थोड़ी सी। 86वां संविधान संशोधन जो 2002 है वो क्या है? निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा के को लेकर है, और ये राज्यसभा में 20 जुलाई 2009 को और लोकसभा में 4 अगस्त 2009 को और 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति, तीनों तारीख ध्यान में रखनी है आपको। देखिए आप, 20 जुलाई को तो रहेगा राज्यसभा में, 4 अगस्त को रहेगा लोकसभा में, थोड़ा याद भी करेंगे, ऐसी बात नहीं है, आप घबराए नहीं, आप कोशिश करेंगे। 26 अगस्त राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, तो यहाँ मैं याद रखने के लिए आपको बता रहा हूँ, बीजू बीजू राजू याद रख लो, बीजू राजू मतलब 20 जुलाई को राज्यसभा में। यहाँ 4-8-9 लोग याद रखो आप, 4-8-9, 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में पारित हुआ, 26/8/2009 को राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, तीनों तारीख आपको याद में रह जाएगी। 1 अप्रैल 2010 से संपूर्ण देश में लागू हो गया था। 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का ये अधिकार है, और ये 86वां संविधान संशोधन था, 2002 में हुआ था। मौलिक अधिकारों में इसकी जो व्याख्या मिलती है वो अनुच्छेद 21 में है। नीति निर्देशक तत्वों की बात करें तो अनुच्छेद 45 में है, और मूल कर्तव्यों की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 51 के मूल कर्तव्य 11 में इसका उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या, आरटी एक्ट 2009 के प्रावधान में किस धारा में प्रवेश दिए गए या प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण नहीं किए गए बालकों के लिए प्रावधान? अब यहाँ थोड़ा सा आप समझो, आरटी 2009 को अपने सीधे व्याख्या के माध्यम से समझते हैं। देखिए सारी बातें मैं लिखूंगा, वैसे मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है और बार बार सारी बातें लिखूंगा, टाइम ज्यादा लगेगा। 2009 को सीधा मुख्य जवानी आपको बता देता हूँ, वैसे बुक में अच्छी तरीके से लिखा हुआ है, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं अपनी तरफ से कुछ भी जोड़ के नहीं बता रहा हूँ। बुक में ऐसा है कि 2009 जो आरटी एक्ट है उसमें आपके 7 अध्याय हैं और कुल 39 धाराएं हैं। कितने? 7 अध्याय, 39 धाराएं और एक अनुसूची है। क्या है? एक अनुसूची है। थोड़ा सा इसमें विवरण क्या रहेगा, इसमें विवरण ये रहने वाला है कि जो अध्याय 7 है सर, उसका उल्लेख कैसे है? अध्याय 1 जो है, अध्याय जो 1 है वो धारा 1 और 2 उल्लेख करता है। 1 और 2 धाराएं वो 1 में मिलेगी। अध्याय 2 है उसमें 3, 4, 5 धाराएं आपको मिलेगी। अध्याय जो 3 है, अब मैं आपको इन अध्याय का नाम भी बता सकता हूं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन थोड़ा टाइम को देखते हुए। अध्याय जो तीसरा है, लिखे पड़े हैं पुस्तक में, इसलिए आराम से आप पढ़ लेना। 6, 7, 8, 9 और 11 ये जो धारा है वो आपको अध्याय 3 में मिलेगी। अध्याय जो 4 है, अध्याय जो 4 है वो उसमें आपको 12 से लेके 28 तक की जो धाराएं हैं वो अध्याय 4 में मिलेगी। और जो अध्याय 5 है उसमें आपको 29 और 30 ये दोनों धाराएं अध्याय 5 में मिलेगी, और 31, 32 और 33 और 34
ये जो 4 धाराएं हैं ये आपको अध्याय 6 में मिलेगी, और जो 37, 38 और 38 तक का उल्लेख है वो अध्याय 7 में मिलेगा। ये सातों अध्याय मैंने आपको बता दिया। एक अनुसूची है, 39 धाराएं हैं। आगे हम बात कर लेंगे किस धारा में क्या लिखा है। थोड़ा सा अगर आप चाहते हो तो बात कर लेते हैं, अपने 1 या 2 की कर लेते हैं, क्योंकि प्रारंभ वहीं से होता है। 1 में क्या है, नाम और प्रारंभिक विस्तार है। 2 में परिभाषा है, याद भी करेंगे, आगे चलते हैं थोड़ा। देखिए आप, आरटी एक्ट 2009 के प्रावधान में किस धारा में प्रवेश में दिए गए या प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण नहीं कर पाए बालक के लिए विशेष प्रावधान है। यानी जो ड्रॉप्ड बालक है, जो ड्रॉप हुए बालक हैं, जो किसी कारणवश नहीं आ पा रहे हैं स्कूल में, उनके लिए कौन सी धारा है। सीधा सा प्रश्न है, जो बालक विद्यालय से जुड़े नहीं हैं, आप उसको किस प्रकार लेकर आएंगे। सरकार और जो विद्यालय प्रबंधन है वो किस प्रकार उस बालक को लेके आएगा। एक बार आप इन धाराओं को थोड़ा सा पढ़े। है, इसमें आपको पूछा गया है जो जो बालक ड्रॉप्ड हुए हैं, विद्यालय पर नहीं आ पा रहे हैं, वो किस में आएंगे। एक में क्या है, एक धारा में है नाम, संक्षिप्त नाम और विस्तार और प्रारंभ, ये है विस्तार और प्रारंभ, ये है। ठीक है। धारा जो 2 है, इसमें क्या लिखा है, परिभाषा लिखा है। क्या लिखा है, परिभाषा, यानी परिभाषा 2। क्या, परिभाषा 2, आप तो परिभाषा 2। 3 में क्या लिखा है, 3 में लिखा है अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार जो है वो 3 में लिखा है। और जो बच्चे नहीं जुड़ पा रहे हैं, ड्रॉप बच्चे हैं, उनको आप धारा 4 में लेके आएंगे। क्या लेके आएंगे, धारा 4 में लेके 4x4 लेके जाइए तो लेके आए, याद रखने के लिए। आगे चलो, विद्यालय एवं शिक्षकों के उत्तरदायित्व आरटी एक्ट 2009 के किस अध्याय में है। क्या है, किस अध्याय में है। शिक्षकों के उत्तरदायित्व आरटी एक्ट 2009 की धारा अध्याय 1, 2, 3, 4, 4 अध्याय आपके सामने लिखे हुए हैं। पहले का नाम क्या है, दूसरे का नाम क्या है, तीसरे का नाम क्या है। पहले का है प्रारंभिक, पहले का अध्याय का नाम है प्रारंभिक। दूसरे का जो नाम है वो है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। ठीक है सर। तीसरा है वो है, इसमें 3 व्यक्ति है, समुचित सरकार, समुचित सरकार प्लस स्थानीय प्राधिकारी, स्थानीय प्राधिकारी, प्राधिकारी, ठीक है, और विद्यालय। समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी मिलकर विद्यालय स्थापित करेंगे। क्या करेंगे, विद्यालय स्थापित करेंगे। राइटिंग आपको कम ही समझ में आएगी, आप सुन लें। समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी और दोनों मिलकर क्या करेंगे, विद्यालय की स्थापना करेंगे। तीसरे में अध्याय जो 4 है उसमें शिक्षकों के उत्तरदायित्व है। क्या है, शिक्षकों के उत्तरदायित्व, ये 4 नंबर। आगे देखो, प्रश्न संख्या 5, ये देखिए थोड़ी सी व्याख्या काफी लंबी प्रभावित की हुई है। अध्याय 4 की परिभाषा देख लो, थोड़ी सी धारा देख लो। इसमें 12 से लेकर 28 तक की धाराएं इसमें दी गई है। कौन सी धाराएं, 12 से लेकर 28 तक। इनको हम याद भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी टाइम की बाउंडेशन आप समझे। 12 के स्कूल के दायित्व है। 13 में कंपटीशन फीस पर पाबंदी है। देखो आप, 12 में क्या है, स्कूल के दायित्व है, कंपटीशन फीस वसूल नहीं की जा सकती धारा 13 में। ना तेरा कोई पैसा लगेगा ना मेरा, ठीक है, तो धारा 13 में कोई पैसा नहीं लगेगा। 14 में क्या है, प्रवेश की आयु के प्रमाण है। 14 में आपको कोई न कोई प्रमाण देना होगा, जन्म प्रमाण पत्र है या फिर आपकी कोई टीसी है वगैरह है। 15 में प्रवेश से इनकार नहीं किया जा सकता, बच्चे को प्रवेश से इनकार नहीं किया जा सकता। 16 में रोकने एवं निष्कासन का प्रतिषेध है। देखिए पहले क्या होता था, जब हमारे ज़माने में और हमारे साथी कुछ तैयारी कर रहे हैं उनके ज़माने में भी ऐसा था, तो फीस नहीं होती थी तो बच्चों को रोक लिया जाता था। काम पूरा नहीं था तो बच्चों को रोक लिया जाता था। विद्यालय में पानी नहीं है, सफाई नहीं है, बच्चों को रोक लिया जाता। आजकल ऐसा नहीं किया जा सकता और न ही किसी को निष्कासन किया जा सकता, यानी भेज सकते, निकाल सकते। पहले क्या है, ड्रेस नहीं, घर भाग जा, नहा के नहीं आया, घर भाग जा, ठीक है, काम पूरा नहीं है, घर भाग जा, फिर ऐसे निकाल देते। अब ऐसा नहीं होगा। 17 में क्या है, बालक के दंड पर प्रतिबंध। आप बालक को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित नहीं कर सकते। 17 में निजी विद्यालयों के लिए मान्यता। धारा 18 में क्या है, निजी विद्यालयों के लिए मान्यता है। 19 में धारा विद्यालय के लिए प्रतिमान और मानक है, और 20 में संशोधन करने की शक्ति है, और 21 बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें विद्यालय प्रबंधन समिति है, और 22 में विकास योजना है। नेक्स्ट प्रश्न,
अध्याय 4 के विद्यालय एवं शिक्षकों के उत्तरदायित्व किस धारा के शिक्षकों की योग्यताएं एवं सेवा एवं शर्तों का उल्लेख है। ठीक है, इसमें देखो 12 से लेके 28 तक है ना, 12 से लेके 28 तक है, 22 तक हमने बात कर ली थी। 23 में क्या है, विद्यालय एवं शिक्षकों के उत्तरदायित्व है, क्या है, विद्यालय योग्यता, शिक्षकों की योग्यता एवं सेवा शर्तें किसमें है भाई, योग्यता एवं सेवा शर्तें किसमें है, 23 में है। ठीक है, किसमें है, योग्यता एवं सेवा शर्तें धारा 23 में है। इस बात की आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। ठीक है, इसका उत्तर 23 होगा। नेक्स्ट, ये देखिए थोड़ी सी धारा फिर आ चुकी है। ये धाराएं इतनी क्यों आई है, इसलिए कि आपको थोड़ा सा मनन हो जाए, याद हो जाए। 23 में क्या है, शिक्षकों की योग्यता एवं सेवा शर्तें हैं। 24 में क्या है, शिक्षकों के कर्तव्यों की शिकायतों का निस्तारण 24 घंटे करना है आपको। शिक्षकों की शिकायतों का निस्तारण क्या करना है, 24 घंटे करना है। 73 शिक्षक का अनुपात कहाँ मिलेगा, धारा 25 में मिलेगा। धारा 26 विद्यालय में शिक्षकों की रिक्तियों को भरने के लिए बनाई गई है। और धारा 7 में गैर शिक्षण परियोजना हेतु शिक्षकों को अभियोजित नहीं कर सकते, यानी आप शिक्षक कार्य या शिक्षण कार्य के अलावा जो सरकारी कार्य है, गैर सरकारी कार्य है, उनमें आप अध्यापक को नहीं लगा सकते। सरकारी टीचर की बात करें, प्राइवेट का तो क्या होता है आपको भी मालूम है। धारा 28 क्या है, प्राइवेट ट्यूशन आप नहीं करवा सकते। क्या है 28, 28 आपने सुना सुना सा लगता है ना, 28, 28 प्राइवेट, 28 प्राइवेट। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 27। अध्याय 5 में प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम उसका पूरा किया जाना है। उक्त धाराएं है, इसमें है भाई, इसका उत्तर क्या रहने वाला है, इसका उत्तर रहने वाला है 29 और 30। ठीक है, 29 और 30। आरटी एक्ट 2009 के प्रावधानों में अध्याय 6 बाल अधिकारों का संरक्षण में कुल कितनी धाराएं हैं। तो सीधा सा पूछो तो 6 में कितनी धाराएं हैं, 6 में कितनी धाराएं हैं। ठीक है भाई, 6 में, अध्याय 6 में कौन सी है, तो 4 हैं, 31, 32, 33 और 34। ये जो 4 धाराएं हैं वो आपको इसमें मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 29 देखो आप, शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित प्रश्न आ चुके हैं। शिक्षा मनोविज्ञान, मनोविज्ञान की वह शाखा है, देखिए इसको थोड़ा सा आप क्विकली लें ताकि ठीक रहेगा। शिक्षा मनोविज्ञान, मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध अध्यापन और अधिगम से है, यानी अध्यापन और अध्यापन अधिगम से है। अधिगम का अर्थ होता है सीखना, अधिगम का अर्थ क्या है, सीखना, ये तो आप जानते ही हैं, काफी दिनों से अधिगम की क्लास ले रहे हो। और अध्यापन यानी शिक्षण करवाना, दोनों, ये वाक्य किसका है, किन्नर का है। शिक्षा मनोविज्ञान दो शब्दों के संयोग से बना है, शिक्षा तथा मनोविज्ञान। ठीक है, अच्छी बात है। शिक्षा का संबंध मानव व्यवहार के परिमार्जन से है। परिमार्जन का क्या अर्थ होता है, शुद्धिकरण, क्या अर्थ होता है, शुद्धिकरण। जबकि मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार के अध्ययन से है। देखिए शिक्षा क्या करती है, परिमार्जन यानी व्यक्तित्व के शुद्धिकरण का काम करती है, और व्यवहार का अध्ययन कौन करती है, मनोविज्ञान करती है। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। ये बात भी स्किनर की है, ये बात भी किसकी है, स्किनर की है। स्किनर महोदय बहुत महत्वपूर्ण है शिक्षा मनोविज्ञान में। तो ये सारे के सारे कथन है ना, कोई कथन सत्य नहीं नहीं है, ये तो नहीं हो सकता, लेकिन सभी कथन है ना ये सत्य है, सभी कथन है सत्य। इसका उत्तर क्या रहेगा, सभी कथन है वो सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट, ये देखो आप, शिक्षा मनोविज्ञान, मनोविज्ञान के सिद्धांतों व परिणामों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग है। ये किसने कहा, ये किसने कहा भाई, शिक्षा याद करने वाली परिभाषा है ये थोड़ी सी। शिक्षा मनोविज्ञान, मनोविज्ञान के सिद्धांतों व परिणामों शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग है। शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग करने हैं किसके, सिद्धांत के और परिणामों के। ठीक है, सिद्धांत और परिणामों के दोनों का अनुप्रयोग कौन करेगा, सैनिक भाई साहब करेंगे। कौन करेंगे, सैनिक। कोल सैनिक क्या करेंगे, सिद्धांतों व परिणामों का शिक्षा में क्या करेंगे, अनुप्रयोग करेंगे। ठीक है, आगे चलो। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभव का वर्णन तथा व्याख्या करता है। ये परिभाषा है क्रो एंड क्रो की, किसकी है, क्रो एंड क्रो की है। याद कैसे करें सर, काफी दिनों से पढ़ रहे हैं। तो व्यक्ति जन्म से लेकर अगर मृत्यु तक यानी वृद्धावस्था तक क्या करता है, ठल्ला नहीं बैठ सकता, करो न कुछ करो, करो एंड करो, जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है, किसकी है, स्टीफन महोदय की। क्रमबद्ध अध्ययन, आपको परिभाषा याद करने के लिए उनकी कुछ फैक्चुअल प्रश्न, कुछ शब्दावली को पकड़ना पड़ेगा। क्रमबद्ध अध्ययन, कैसा अध्ययन,
क्रमबद्ध अध्ययन क्या है, स्टीफन महोदय का। आपने टिफिन देखा होगा, टिफिन उसमें क्या है, क्रम से ऐसे उसके जो टिफिन के जो डिब्बे होते हैं वो बिल्कुल क्रम से लगे होते हैं, पहले बड़ा फिर छोटा फिर क्रमबद्ध अध्ययन किसका है, स्टीफन महोदय का। भाई किसी को अगर स्टीफन महोदय से आसक्ति है, लगाव है तो बुरा मत मानिएगा। नेक्स्ट, शिक्षा मनोविज्ञान मानवीय व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में अध्ययन करता है। किसमें अध्ययन करता है, शैक्षिक परिस्थितियों में अध्ययन करता है। ये परिभाषा किसने दी, देखिए आज परिभाषा से संबंधित प्रश्न है, झंझट ही खत्म कर देते हैं इन परिभाषाओं का। स्किनर महोदय, जेम्स ड्राइवर, या फिर क्रो एंड क्रो, या फिर एस आर वर्मा, इनकी है कौन सी, मानवीय व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में अध्ययन। तो देखिए आप शैक्षिक परिस्थितियों में यानी शिक्षा जैसी परिस्थितियों में कौन अध्ययन कर सकता है, स्किनर महोदय। कौन, स्किनर महोदय। इनकी जो परिभाषा है ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसका जो उत्तर रहने वाला है वो स्किनर महोदय। नेक्स्ट देखो, शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षा में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों तथा खोजों के प्रयोग के साथ ही समस्याओं को मनोविज्ञानी अध्ययन से संबंधित है। ये जेम्स ड्राइवर की है, ये परिभाषा किसकी है, जेम्स ड्राइवर की है। ठीक है, ये पढ़ लेना हम। देखिए, बालक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व के संबंध में सत्य कथन क्या है, सत्य कथन क्या है कि बालक के विकास के लिए मनोविज्ञान का महत्व क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान क्यों पढ़ते हैं हम, क्यों पढ़ाई जाती है, क्या महत्व है। वंशानुक्रम वातावरण का ज्ञान होता है, सही बात है। मानसिक क्रियाओं का ज्ञान होता है, योग्यता एवं क्षमताओं का ज्ञान होता है, मूल प्रवृत्ति व रुचियों का ज्ञान होता है, आत्म मूल्यांकन व मापन विधियों का ज्ञान होता है, और व्यक्तिगत भिन्नताओं का भी ज्ञान होता है। ये सारी बातें क्या है, सत्य है। नेक्स्ट देखो आप, शिक्षा प्रणाली में शिक्षक को बाल उद्यान का कुशल माली किसने कहा, कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है, सरल सा है वैसे तो, लेकिन है किसने कहा, कैसे क्या है। ठीक है, क्या कहा, बाल उद्यान का कुशल माली। देखिए विद्यालय को क्या माना गया है, शिक्षा मनोविज्ञान में विद्यालय को माना गया है उद्यान। क्या माना गया है, उद्यान। ठीक है, बच्चा क्या है, बच्चा है जो बालक है वो है पौधा, क्या, पौधा माना गया है। ठीक है, और जो अध्यापक है उसको क्या माना गया है, उसको कहा गया है कि ये इस पौधे को सींचने वाला क्या है, माली है। तीनों बात आपको ध्यान में रखनी है, तीनों बात प्रश्न पूछ सकता है। उद्यान कौन सा क्या है, बालक क्या माना गया है, पौधा, और पौधे को सींचने वाला कौन है, अध्यापक, माली। ठीक है, लेकिन ये कहा किसने भाई, प्रश्न तो ये है, अपने और ही व्याख्या करें, कहा किसने, ये कहा फ्रोबेल महोदय ने। किसने कहा, फ्रोबेल महोदय। आगे देखो, शिक्षा प्रदान करने की महत्वपूर्ण दूरी शिक्षक है। एक शिक्षक का बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहता है। वर्तमान में बाल केंद्रित शिक्षा में एक सफल शिक्षक के लिए अपने विषय का समुचित ज्ञान, शिक्षार्थी का ज्ञान, शिक्षण विधियों का ज्ञान तथा शिक्षा के विभिन्न उद्देश्यों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। एक अध्यापक अगर आपको पढ़ा रहा है, कक्षा में बालकों को पढ़ा रहा है, तो पहली बात वो अपने विषय का क्या हो, ज्ञाता हो, शिक्षण विधियों का ज्ञान हो, और उसके बाद में शिक्षा के विभिन्न जो उद्देश्य होते हैं उनका भी तो ज्ञान होना चाहिए। आगे चलते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षकों की तैयारी की आधारशिला है, ये किसने कहा। ठीक है, आधारशिला किसने कहा, क्या, सीधा पकड़ो आप, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षकों की तैयारी का आधारशिला। ऐसा आधारशिला ने कहा, किन्नर महोदय ने, वाटसन, वार्न और ग्लेन मैक्सवेल। ग्लेन मैक्सवेल इस समय रेस्ट ले रहे हैं, का कोई रोल नहीं है, तो अभी कोई मैच नहीं चल रहा है। शेन वाटसन ये संन्यास ले चुके हैं, और वाटसन और ये स्किनर महोदय दो बचे हैं, वाटसन है नहीं, स्किनर इसका उत्तर है। तो देखिए तैयारी की आधारशिला, तैयारी की आधारशिला जो है वो क्या है, अब आप इसको थोड़ा सा समझ, ये परिभाषा याद हो जाएगी आपको कैसे। तो देखो आप, थोड़ा सा ये समस्या रहती है, कोई बात नहीं, आप इसको समझो। ठीक है, देखिए शिक्षक की अगर तैयारी, अगर आप शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं, आपके शिक्षक तैयारी करने की जो आधारशिला है वो क्या है, वो स्कैनर है। वो क्या है, स्कैनर। जिस दिन आपका एग्जाम होगा आपकी ओएमआर स्कैनर में जाएगी, अगर आपकी आधारशिला मजबूत है तो आप सफल हो जाओगे, वरना हिरण में। तो इसका स्कैनर तो क्या रहेगा, स्कैनर। लो नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी अधिगम की विशेषता नहीं है, अधिगम की विशेषता नहीं है। अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया है, बिल्कुल है। अधिगम मानव के मूल प्रवर्त्यात्मक व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया है। अधिगम सक्रिय प्रक्रिया है, अधिगम अविवेकपूर्ण प्रक्रिया नहीं भाई, अविवेकपूर्ण प्रक्रिया नहीं है। अगर विवेक ही नहीं होगा तो फिर अधिगम कहाँ से होगा, ठीक है, ये नहीं है, विवेक होना बहुत जरूरी है। तो इसका उत्तर नंबर 4। आज थोड़े प्रश्न कम किए हैं अपने। अधिगम ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक और ये तीनों रूप में आता है। अधिगम विवेकपूर्ण प्रक्रिया है, एक खोजपूर्ण है, ये पढ़ लेना आप।
डेविड आसुबेल 1968 ईस्वी ने अधिगम के 4 प्रकार बताए। कौन से प्रकार बताए? 4 प्रकार बताए। कौन कौन से बताए थे? अभिग्रहण यानी ग्रहण करना, एक तो अन्वेषण खोज करना, और एक है रटकर अधिगम। वो रटकर भी सीखा जा सकता है। डेविड महोदय कहते हैं आप रटकर भी सीख सकते हो। देखिए स्वयंगात्मक अधिगम ये इसका उत्तर नहीं है, स्वयंगात्मक अधिगम नहीं है। तो इन्होंने चौथा कौन सा बताया था? चौथा बताया था अर्थपूर्ण अधिगम। कौन सा? अर्थपूर्ण अधिगम, अर्थपूर्ण सीखना। ठीक है, तो इनके 4 प्रकार हो गए भाई, अभिग्रहण, अन्वेषण, रटकर और अर्थपूर्ण, ये 4 हो गए। याद रखने हैं आपको चारों। आगे देखो, डेटा का माध्यम विचलन, ये सीधा प्रश्न कहाँ से आ गया भाई? 36 के बाद डेटा का माध्यम विचलन 3, 10, 10, 7 ये है। ठीक है, इसका जो उत्तर है वो है ये 18/, ठीक है। आगे चलते हैं, ये बीच में ना ये प्रश्न एक आ गया भाई, ऐसे ही मन कर गया इसका, यहाँ आना है तो यहाँ आ गया। प्रधानाचार्य क्या कहता है, नहीं प्रधानाचार्य नहीं, प्रधानमंत्री को गिर और एशियाई शेरों पर कॉल ऑफ द गिर पुस्तक प्राप्त हुई, ये किसके द्वारा लिखी गई थी? ऐसी पुस्तक जो कहाँ प्राप्त, किसको प्राप्त हुई? कॉल ऑफ द गिर पुस्तक प्राप्त हुई, ये परिमल नाथवानी की है। किसकी है? परिमल नाथवानी की है। ठीक है, चलिए आगे ये पढ़ लेना आप, अच्छी है व्याख्या, बहुत ही बढ़िया जबरदस्त व्याख्या ली गई है। डॉक्टर आर बालसुब्रमण्यम जो द्वारा लिखित पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी नामक पुस्तक किसे भेंट की गई? किसे भेंट की गई? अमित शाह, पीयूष गोयल, नरेंद्र मोदी, जितेंद्र सिंह। क्या कौन सी है ये पुस्तक? कौन सी है? पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी, ये जितेंद्र सिंह को भेंट की गई। ठीक है, आगे देखो, ये भी अच्छी है व्याख्या, बड़ी मनोरंजन है, पढ़ लेना आप। हाल ही में द विनर्स माइंड सेट पुस्तक किसने लॉन्च की? ये पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है। क्या है? पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण ऐसी है, द विनर्स माइंड सेट, यानी अगर अगर विजेता का अगर माइंड सेट हो, द विनर्स माइंड सेट, आप भी अगर विजेता बनना चाहते हैं, हम भी विजेता बनना चाहते हैं, कोई भी विजेता बनना चाहता है, तो माइंड सेट होना बहुत जरूरी है। ये किसका है? सैन वॉटसन का, सैन वॉटसन। आगे देखो, ये देखिए ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर है, बड़ी बढ़िया तरीके से इसको यहाँ लिखा है, आप पढ़ना धैर्य के साथ। हाल ही में मनोज बाजपेयी, कौन है भाई मनोज बाजपेयी? मनोज बाजपेयी को आप जानते होंगे। मनोज बाजपेयी जो सिनेमा के जो कलाकार हैं, द डेफिनेटिव बायोग्राफी नामक पुस्तक एक लिखी, तो किसने लिखी है? पीयूष पांडे, वेके नायडू, जनार्दन रघु आदि। तो उत्तर क्या रहने वाला है? पीयूष पांडे, पीयूष पांडे। पांडे जी चलिए आगे, मनोज वाजपेयी द डेफिनेटिव बायोग्राफी नामक पुस्तक में पत्रकार और वगैरह वगैरह, ये सारी बढ़िया व्याख्या दी गई है, पढ़ना आप आराम से। ठीक है, निम्न में से शुद्ध वाक्य नहीं है, हिंदी से प्रश्न आ चुके हैं, थोड़ा सा मिश्रण अलग हो चुका है, हिंदी के प्रश्न आए हैं। अब देखो आप, निम्न में से शुद्ध वाक्य नहीं है, इसमें 3 शुद्ध हैं और एक क्या है, आपको अशुद्ध दिया हुआ है। तो नौजवानों को आगे आना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही है, नौजवानों को क्या आना चाहिए? आगे आना चाहिए। नौजवानों को क्या है? आगे आना चाहिए। तुम वापस जाओ, क्या है? तुम वापस जाओ भाई। तो इसमें कई बार क्या है, हम वापस लिख देते हैं, जो गलत है। सीधा कहना चाहिए तुम वापस जाओ। क्या है? वापस सही। विंध्याचल हिमालय से प्राचीन है, बिल्कुल दोनों अलग अलग है, विंध्याचल अलग है, हिमालय अलग है, दोनों क्या है? दोनों की तुलना की गई, सही है। सह प्रमाण सहित उत्तर दीजिए। क्या है? दोनों नहीं आएंगे, या तो सह प्रमाण नहीं आएगा, इधर देखो सह प्रमाण और सहित एक ही बात हुई ना, फिर एक आएगा दोनों में से, सीधा लिख सकते हैं सह प्रमाण कर दीजिए, ये उत्तर है इसका। ठीक है, चलिए आगे देखो, निम्न कथन पर विचार कर अशुद्ध कथन का चुनाव करना है। गुलामी बुरी है, उदय क्या? कृपया शीघ्र उत्तर दे, तुम सबसे सुंदर हो भाई, ये बहुत ही बढ़िया वाक्य है। आज शायद वर्षा अवश्य आएगी, ये देखो कौन सा इसमें से अशुद्ध है? गुलामी बुरी है, बिल्कुल सही है, सीधा है, याद करना है। कृपया शीघ्र उत्तर दे, आप भी शीघ्र उत्तर दे, सही है वाक्य। तुम सबसे सुंदर हो, तुम सबसे सुंदर हो, अच्छी बात है। आज शायद वर्षा आए या अवश्य आएगी, दोनों नहीं आएंगे, या तो शायद आएगा या फिर अवश्य आएगा। आप कह सकते हो आज शायद आंधी आए, शायद वर्षा आए। आप कह सकते हो आज अवश्य बारिश आए, अवश्य आंधी आए, एक आएगा, दोनों नहीं, उत्तर डी। आगे देखो, निम्न में से कौन सा कथन शुद्ध नहीं है? क्या नहीं है? शुद्ध नहीं है। अब देखो, वह दूध जमा रही है, यहाँ जमा आना था, क्या जमा आना था, लेकिन जम, वह दूध जमा रही है। साहित्य व समाज का घनिष्ठ संबंध है, कैसा संबंध है? घनिष्ठ संबंध है। विख्यात आतंकवादी मारा गया, राष्ट्रपति ने पुरस्कार प्रदान किए।
यहाँ देखो विख्यात किसके लिए आता है? विख्यात विद्वान। विख्यात आता है विशेष लोगों के लिए, विख्यात जो क्या हो, आदर्श सूचक इंसान हो, कुछ शिक्षा प्राणी हो। चोर लुटेरों के लिए विख्यात नहीं आएगा, क्या आएगा? कुख्यात आएगा। कुख्यात आतंकवादी मारा गया। क्या मारा गया? कुख्यात आतंकवादी मारा गया। अगर ऐसा होता तो ये वाक्य सही था। तो इसका उत्तर क्या है? डी है। आगे देखो, निम्न कथनों में से सत्य कथन का चुनाव करो भाई। सत्य कथन बताना है। ये एकांकी बहुत अच्छा है, बिल्कुल वाक्य भी बहुत अच्छा है, एकांकी अच्छा है, वाक्य भी अच्छा है। बुआ जी आप क्या कर रही हैं? क्या कर रही हैं बुआ जी, आप क्या कर रही हैं बताओ भाई। ये भी बहुत अच्छा है, बुआ जी क्या कर रही है। वह स्त्री नहीं मूर्तिमयी करुणा है, ये भी सही है। स्त्री नहीं मूर्तिमयी क्या है? करुणा है। वह पांव से जूता निकाल रहा है। क्या कर रहा है? पांव से जूता निकाल रहा है। निकाल क्या रहा है? जूता तो उतार रहा है। पांव से जूता उतार रहा है भाई। निकाल क्या रहा है? उतार रहा है। ठीक है, तो यहाँ आएगा उतार रहा है, उतार रहा है। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। क्या पूछा इसने? इसने पूछा कोई भी कथन, सभी कथन, इसमें केवल 1 2 3 सत्य है। आगे देखो, निम्न शब्दों में से अशुद्ध शब्द है। अशुद्ध शब्द कौन सा है? अहल्या, ये बिल्कुल शुद्ध है। अहल्या सही लिखा, ऐसे ही लिखा जाता है। वापस सही है। युधिष्ठिर भी ऐसे ही लिखा जाता है। अतिशयोक्ति जो है ना, अतिशयोक्ति का मतलब होता है बढ़ा चढ़ाकर किसी बात को कहना। क्या है? अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति फिर पूरी करेंगे, जब अतिशयोक्ति करेंगे तो फिर अतिशयोक्ति पूरी करेंगे। अतिशयोक्ति ऐसे लिखा, अतिशयोक्ति ऐसे होना चाहिए। ठीक है, आगे देखो, निम्न शब्दों में शुद्ध शब्द नहीं है। क्या नहीं है? शुद्ध शब्द नहीं। प्रज्वलित बिल्कुल ऐसे ही लिखा जाता है, कई बार ये एग्जाम में देखा गया है प्रज्वलित शब्द। पूजनीय भी वैसे सही है, बिल्कुल ऐसा ही लिखा जाता है, पूजनीय। भागीरथी ये भी सही है। देखिए यहाँ भागीरथी है ना, तो यही शब्द आएगा, भागीरथी यही रहेगा। अगर शब्द आए ना भगीरथ, क्या? भगीरथ। देखिए शब्दों का खेल होता है और बहुत सा खेल इधर उधर कर देते हैं शब्द। भागीरथी तो भागीरथी रहेगा, भगीरथ में भगीरथ रहेगा। दोनों मैंने शब्द बता दिए। दस्तखत नहीं होता, दस्तखत है। क्या है? दस्तखत। ये रहेगा उत्तर नंबर 4। नेक्स्ट, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान करें। ये साइंस से संबंधित प्रश्न आ गए हैं। हालांकि साइंस का स्टूडेंट नहीं रहा हूं मैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा कर लेते हैं, चलो देखते हैं। कोशिकाओं का समूह जिनकी उत्पत्ति परिवर्धन व कार्य समान हो वे उत्तक कहलाते हैं। ये देखो उत्तक किसको कहते हैं, ये पूछ रहा है कि उत्तक क्या है, उत्तक क्या सिस्टम है। उत्तक ये है भी जिसकी, जैसे 3 अध्यापक मान लो आप, 3 अध्यापक जिनकी कार्यशैली और जिनका उत्पत्ति और जिनका विकास एक जैसा है, उत्तक है। ये मैंने आपको यहाँ उदाहरण बताया। एक समान कार्य करने वाले उत्तकों का समूह क्या करता है? अंग निर्माण करता है। एक जैसे कार्य करने वाले उत्तक क्या करेंगे? अंग निर्माण करेंगे। उत्तकों का अध्ययन जीव विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे भौतिकी कहते हैं। टिशु उत्तक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बायकाट ने किया था। टिशु ने पहले बाय बाय, सबसे पहले टिशु ने ही किया था। ऐसे करके याद भी रख सकते हो। तो सारे कथन क्या है? सत्य है। आधुनिक भौतिकी का जनक किसे माना गया है? आधुनिक भौतिकी का जनक किसे माना गया है? तैयबा बबूमा, ये तो भाई अभी रेस्ट चल रहा है। तैयबा बबूमा अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, कोई मैच है नहीं, आराम से रेस्ट फरमा रहे, ये नहीं होगा। ठीक है, उठाओ। आर सी जे रिफ्लेंडर आर गार्नेट को या मार्सेलो मेल पिगी को। तो इसका जो भौतिकी का जो जनक है वो है मार्सेलो मेल पिगी। कौन सा पिगी? मेल पिगी। ठीक है सर, आगे चलिए। रकत किस प्रकार का उत्तक है? किस प्रकार का उत्तक है अभी? अब उत्तक हमने समझा था कि जिसकी कार्यशैली, जिसका विकास, जिसका उत्पत्ति एक जैसे हो, क्या है? और उत्तक मिलकर क्या करते हैं? अंग का निर्माण करते हैं। इसमें तंत्रिका उत्तक, पेशी उत्तक, उपकला उत्तक कौन सा आएगा? तो रक्त वाला भी याद रखना, रट कर आप। रक्त से स्योजी, रक्त का क्या होता रहता है? संयोग होता रहता है, तो स्योजी आएगा। अभी आगे चलो। मानव की वह पेशी, मानव की वह पेशी जो कभी नहीं थकती। ऐसी पेशी जो कभी थकती नहीं है। हम पढ़ाते पढ़ाते थक जाएंगे, लेकिन हृदय पेशी जो है वो ऐसी कहेगी पढ़ाते रहे, आप भी पढ़ते रहे, हम भी पढ़ते रहे सारे। तो हृदय पेशी है वो आदमी की थकती नहीं है। हृदय किसी न किसी के लिए धड़कता रहता है। ठीक है, चलिए आगे देखो। निम्न में से टिश्यू क्या है? टिश्यू उत्तक किसे बना होता है? ये कहता है टिश्यू कह दो, उत्तक कह दो, तीनों एक ही बात है। तीनों क्या है? तीनों एक ही जैसे हैं। आप टिश्यू भी कह सकते हो, उत्तक भी कह सकते हो, या फिर टिश्यू भी कह सकते हो। आपस में जोड़ दी गई एक ही उत्पत्ति की अनेक पेशियां हैं। अनेक कहाँ हैं? अनेक पेशियां हैं क्या? ऐसा नहीं है। इनमें से कोई नहीं है क्या? आपस में जोड़ दी गई अनेक अंग है क्या? अंग तो बाद में निर्माण करेंगे। आपस में जोड़ दी गई एक ही उत्पत्ति की अनेक कोशिकाएं है। आपस में जोड़ दी गई
एक ही उत्पत्ति की अनेक कोशिकाएं, ये इसका उत्तर देने वाला है। नेक्स्ट देखो, एशिया का सबसे बड़ा रेलवे ट्रेनिंग मॉडल मॉडल कक्षा किस जिले में बनेगा भाई? एक्चुअल पर्सन है, सीधा सा पता होना चाहिए भी। एशिया का सबसे बड़ा रेलवे ट्रेनिंग मॉडल कहाँ बनेगा? वो उदयपुर में बने। कहाँ बनेगा? उदयपुर में। ठीक, आगे चलते हैं थोड़ा सा। ये देखो आप, लोको रेलवे कारखाना कहाँ है? अजमेर में। लोको रेलवे कारखाना अजमेर में। भारतीय रेल अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? पचपदरा बालोतरा केंद्र है। और सिम्गो वैगन फैक्ट्री कहाँ है? भरतपुर में है। पश्चिम रेलवे क्षेत्रीय केंद्र उदयपुर में है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। देश का दूसरा सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ बन रहा है? कहाँ बन रहा है देश का दूसरा संयंत्र? देखो आप, बांसवाड़ा, जैसलमेर, फलोदी, रावला। रावला में तो नानक क्लासेज की प्रस्तुति होती है, यहाँ कुछ नहीं है और बाकी ठीक है। तो यहाँ से इसको, ये तो यहाँ है। फलोदी वगैरह कुछ नहीं है, ये तीनों ही नहीं है। बांसवाड़ा इसका उत्तर रहेगा, बांसवाड़ा इसका उत्तर रहेगा। प्रदेश में पहली बार बैटरी से संचालित इको फ्रेंडली नाव का संचालन कहाँ किया जाएगा? कहाँ किया जाएगा? इसका जो उत्तर रहने वाला है वो है उदयपुर। कहाँ है? उदयपुर। ये थोड़ा सा स्पीडली इसलिए हो गया है क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाए फिर आप जो है ना वो बोर महसूस हो जाओगे, इसलिए थोड़ा सा जो व्याख्या वाले प्रश्न थे वो मैंने कर दिए हैं। आप जो फैक्चुअल प्रश्न है उनके थोड़े से आप उत्तर लगाओ। राजस्थान में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है भाई? राजस्थान में सबसे ज्यादा ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तापीय ऊर्जा ये ज्यादा तापीय ऊर्जा होती है। कोयला इसमें आता है, जो गैस है वगैरह आदि इसमें आती है। जल आपूर्ति, अणु ऊर्जा ये नहीं है। वायु ऊर्जा ये भी कम है। राजस्थान में ऊर्जा प्रमुख स्रोत ये है भाई, देखो गैस, नेपथ्य तेल, तरल ईंधन, सारे ये सारी बातें हैं। आगे देखो, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार गैर परंपरागत ऊर्जा में सर्वोत्तम सर्वाधिक विद्युत किससे प्राप्त होती है? सबसे ज्यादा विद्युत किससे प्राप्त होती है भाई? सबसे ज्यादा देखो, सौर ऊर्जा, जल विद्युत, बायोमास, पवन ऊर्जा। ठीक है, किससे प्राप्त होती है? तो इसमें आपके सौर ऊर्जा से कितनी प्राप्त होती है? सौर ऊर्जा से लगभग ये 19,000 प्लस मेगावाट है। अभी जो मेगावाट है ये ज़्यादा 1900 मेगावाट 19 जो है हजार 19,000 मेगावाट के लगभग जो है क्षमता है। और हो कितनी रही है? 4,000 हो रही है। जल विद्युत और बायोमास कुछ नहीं। पवन ऊर्जा की क्षमता कितनी है? जो है 5,100 और कुछ 5100 मेगावाट है। ठीक है, अभी क्षमता, लेकिन हो कितनी रही है? ये हो रही है 4,300 और कुछ जो है वो मेगावाट हो रही है। तो ज्यादा कौन सी हो रही है? पवन ऊर्जा। ठीक है, आगे चलो, ये हो जाएगा। ठीक है, मथानिया सौर ऊर्जा परियोजना स्थित है। मथानिया जोधपुर में है, ये आपको पता है। मथानिया कहाँ है? जोधपुर में है। आगे चलो, धौलपुर पावर प्रोजेक्ट आधारित है, किस पर आधारित है? लिग्नाइट पर, गैस आधारित, नेपथ्य पर, किस पर है? तो ये है गैस पर आधारित है। किस पर है? गैस पर आधारित। आगे देखो, धौलपुर पावर प्रोजेक्ट परियोजना चंबल नदी के किनारे धौलपुर स्थापित है। और ये राजस्थान में प्रथम सौर पार्क, सोलर पार्क की स्थापना कहाँ की जाएगी? नहीं, हो चुकी है। कहाँ हो चुकी है? बड़ला, जोधपुर में। ये 3 फेज में चलता है। पहला है 65 मेगावाट, ठीक है, हाँ मेगावाट, ठीक है। दूसरा है 680 और तीसरा है 1000 और चौथा है 500। कितना है? 500। कितना? 500। ठीक है, ये जो है ना पहला 65, ये राजस्थान की जो सोलर एनर्जी सोलर पार्क जो डेवलपमेंट कंपनी है वो चलाती है, और बाकी तीनों भारत सरकार के माध्यम से चलाए गए हैं। ये आप आराम से इनको पढ़ना भाई। जोधपुर का बड़ला चरण 500 मेगावाट जो है का ऐसा सौर पार्क है जो राजस्थान सरकार और समूह के बीच संयुक्त उद्यम से संचालित किया जाता है। किसके माध्यम से? सीधा पूछ रहा है किसके माध्यम से चौथा चलाया जाता है? बड़ला का चौथा जो है वो अडानी ग्रुप है, इनके माध्यम से चलाया जाता है। आगे देखिए, सर इतना तेज क्यों करा रहे हैं? क्या करें, समय का जो है ना ज्यादा लंबा हो जाए तो फिर नहीं रहता। ठीक है, आगे देखो आप, राजस्थान सौर पार्क विकास कंपनी लिमिटेड द्वारा निर्मित कौन सा पार्क विकसित किया गया है राजस्थान द्वारा? ये देखो, राजस्थान सौर पार्क द्वारा विकास कंपनी द्वारा पहला ही है। कौन सा? पहला ही है। कौन सा भाई? राजस्थान सौर पार्क विकास कंपनी लिमिटेड द्वारा निम्न में से कौन सा पार्क विकसित नहीं किया गया है? ऐसा आना था, नहीं किया गया है। इसमें क्या है? नहीं किया गया। ये फलोदी वाला इसमें नहीं है। ठीक है, आगे देखिए आप, ये व्याख्या आप पढ़ लेना आराम से। राजस्थान सरकार द्वारा पहली बार सौर ऊर्जा नीति घोषित की गई थी। सौर ऊर्जा नीति कब घोषित की गई? पहली बार, पहली बार सौर ऊर्जा नीति घोषित की गई थी 2011 में, 1 अप्रैल 2011
11 में पहली थी, ठीक है। आगे देखो, उसके बाद 2019 में आगे दूसरी, आगे देखो दूसरी, ये देखो 2019 में कजली तीज या बूढ़ी तीज कहाँ की प्रसिद्ध है। ये बीच में भी तीज वाला प्रश्न अभी आ गया पीछे से, यानी कजली तीज बूढ़ी तीज काफी लेट आई है ना, इसलिए बूढ़ी है इसलिए लेट आई है, तो किस में, बूंदी में। हाँ, ये बूंदी के अंदर, ठीक है सर। आगे चलिए, अब ये देखिए आप, जो इंग्लिश के प्रश्न है इसको थोड़ा सा आप पढ़े, मैं थोड़ा सा जलपान कर लेता हूँ। ओके, ऊर्जा लगाई हो यार उत्तर। तो ये जो इंग्लिश का प्रश्न आपने पढ़ा है बड़ी शिद्दत के साथ, इसका जो उत्तर रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, आप बताओ क्या रहने, ठीक है। इसका जो स्टार्टेड है ये जो उत्तर रहने वाला है। नेक्स्ट देखो, चूज द करेक्ट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक स्पेस, इसमें देखो कौन सा उत्तर है, ठीक है। तो इसमें जो उत्तर रहने वाला है वो हैज अचीव्ड है, ये रहने वाला है हैज अचीव्ड, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सर आगे, fill in the blanks with the correct from verb, the sun during the day, इसका उत्तर, का जो उत्तर है वो ये रहेगा भाई ए, ठीक है। आगे देखो, ये जो है, अब ये देखो मैथ के प्रश्न, ठीक है। 5 सेमी त्रिज्यावर्त के उस जीवा की लंबाई कितनी होगी, 3 सेमी जिसकी दूर हो, तो इसका जो उत्तर रहने वाला है 8 सेमी। मैथ जो आपके इंग्लिश के प्रश्न है आपको उत्तर लगवाए जा रहे हैं। आगे देखो, 10 सेमी लंबाई की त्रिज्या वाले किसी वृत्त की त्रिज्याओं मध्य बिंदु का बिंदु पथ है, कितना है, 1 नंबर इसका जो है उत्तर रहने वाला है। आगे देखो, 16 सेमी 12 सेमी भुजाओं वाले किसी आयत के पारित एक वृत्त खींचा गया है और वृत्त का क्षेत्रफल क्या रहने वाला है, तो इसका जो है 2 सेमी रहने वाला है। आगे देखो, दो सांकेतिक वृत्तों का व्यास 8 सेमी 10 सेमी, उनके बीच का क्षेत्रफल कितना है, ठीक है, कितना रहने वाला है इसका, 9 सेमी। आगे देखो, संदीप की आयु ज्ञात करनी है, किसकी आयु ज्ञात करनी है, संदीप की। संदीप राज से 2 वर्ष बड़ा है, संदीप राज से 2 बड़ा, अलग अलग व्यक्ति है, अभी ये राज अलग है, ध्यान रखना, राज से अलग है। और राज प्रवण से 3 वर्ष है, प्रणव भी अलग है, ये सारे व्यक्तियों के नाम है। तो इसका उत्तर क्या रहेगा, जो है आप करको देखोगे ना, नए तो एक आएगा और नए 2 आएगा, ऐसे कंफ्यूज होके रह जाओगे। आगे देखो, शंकु शंकुंतला की आयु ज्ञात करनी है, तला की क्या है इसका उत्तर, ठीक है। इसका जो उत्तर रहने वाला है 1 और 2 दोनों ही आवश्यक हैं, दोनों बातें सही हो है इसकी भी। प्रश्न संख्या लास्ट एंड फाइनल, दी गई संख्याओं से सह प्रसरण ज्ञात कीजिए, 36 28 45 और 51। तो इसका जो उत्तर रहेगा वो रहेगा आपके ये 4 नंबर सेंटर पॉइंट, ठीक है। तो ये जो आपकी, ठीक है, ये जो अम, हमारा टेस्ट शेड्यूल 5 था, और ये है, यही तो है जो चल रहा है अभी। अगर आप विद्यार्थी हमारे साथी जो हिंदी से संबंधित है, अगर सेकंड पेपर जो हिंदी का वो भी चाहते हैं कि इसी मॉडल पर लेकर हम उससे संबंधित क्वेश्चन करवाए जाए, उसको पाठ्यक्रम को विवरण में देकर करवाए जाए, तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आगे देखो आप थोड़ा सा इसमें और भी है क्वेश्चन, आगे और भी आएंगे। ये बुक आएगी, ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखना, महत्वपूर्ण बुक है। और ये जो है ना जिला दर्शन, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, और ये भी बहुत, दोनों बुकें और ये टेलीग्राम चैनल आपसे जुड़ सकते हैं। तो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप इस टेस्ट श्रृंखला को रहिएगा। तब तक के लिए नए जब तक मॉडल टेस्ट लेकर आए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।